पढ़ ले चुपचाप, टोपी कर दूंगा तेरी। तो आप ये समझो कि ये एनर्जी का घर है नीरज, एनर्जी का घर है, एनर्जी यहाँ रहती है। और जैसे उन दो तारों को ऐसे हल्का सा पास भी लेके आते हैं तो उनको वहां पर देखते एक तीर से 2 निशान लग गए। यहाँ आप जब इसे सॉल्व करेंगे आपके एक तीर से 3 निशाने लगेंगे। आप सोचो गैस लीक हो जाए यहाँ पे, तो धीरे धीरे करके पूरे कमरे के अंदर फैलेगी, पूरे कमरे का डायमेंशन लेगी, क्योंकि पूरे कमरे का एक एरिया है। सेम काम वो करंट करता है, I बाय ए। मैंने तेरे को ऐसे उठाया और ऐसे कर दिया। अब तेरे 2 टर्मिनल है, एक ये और एक ये, मतलब एक सर और एक पाउंड। अब मैंने ऐसे जोड़ दिया एक तार से, तो तू क्या बन गया, एक सेल बन गया। क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, सिंपल सी बात है। अच्छा, जिसका इसमें भी हाथ तंग है वो ऐसे समझे कि करंट क्या है, फ्लो है। एकदम बेसिक समझेंगे। फ्लो, फ्लो मतलब नीरज की गेट लगा दो, स्वाति जानवी, सॉरी। तो अब फ्लो पानी का होता है नीरज, पानी का भी होता है फ्लो। तो और किसका फ्लो होता है? करंट का होता है। और अच्छा, अगर मैं कह रहा हूं कि जैसे हिंदी में हम लोग बोलते हैं फ्लो को धारा, है ना, वो वाली धारा नहीं कि धारा वो लग गई वो धारा अलग है। धारा मतलब फ्लो, पानी की धारा। तो धारा एक ऐसा वर्ड है या फ्लो एक ऐसा वर्ड है, इसका मतलब क्या है इटसेल्फ, कि वो मूव कर रहा है। तो पहली बात, जो आपके स्टार्टिंग के 2 चैप्टर हैं, चैप्टर 1 प्लस चैप्टर 2, ये आपके किस चीज के हैं? इलेक्ट्रोस्टैट्स के हैं। इसका मतलब यहाँ पे ये था कि चार्ज इज एट रेस्ट या फिर स्टेशनरी पे। मगर फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स यहाँ से आपके चैप्टर जो आगे के आते हैं वहां पे हमने क्या सीखा है, सारे चैप्टर क्या है, मूविंग में है। ठीक है। दूसरी बात ये, चार्ज हमने क्या बोला, करंट क्या है, फ्लो। फ्लो ऑफ व्हाट? फ्लो ऑफ विंड, तो हवा है ना, विंड हवा, एक ही बात हो गई। फ्लो ऑफ चार्जेस, करेक्ट। ठीक है। उसी को हमने क्या बोला कि इसको डिवाइड कर दो सर टाइम से। रेट का मतलब क्या है, कोई भी चीज डिवाइडेड बाय टाइम, करेक्ट। तो उधर से क्या निकल के आया है, इलेक्ट्रिक करंट। डिनोट किससे करते हैं हम लोग? आई से, जाहिर सी बात है। ठीक है। अब इसका एक फॉर्मूला भी होता है, इसका फॉर्मूला है ये जो हमने ऊपर बोला, वही फॉर्मूला है। चार्जेस को हम लोग क्यू से बोलते हैं श्वेता, और टाइम को हम लोग टी। ठीक है। आगे मैं इस टाइम को, इस टी को मैं अगर ऐसे लिखूं तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप बोलोगे सर ये तो टी तो टाउ है, टॉर्क वाला। नहीं, ये टाउ भी है, टॉर्क वाला, मगर इस चैप्टर में से हम लोग क्या बोलेंगे, रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, रिलैक्सेशन टाइम आगे पढ़ेंगे क्या होता है। ठीक है। तो एक बात आपको ये क्लियर हुई होगी कि आई का फॉर्मूला क्या निकल के आया, आई इक्वल्स टू क्यू बाय, या फिर क्यू ओवर टी। सिंपल सी बात है, क्यू बाय टी। अगर आपको यहां से क्यू की वैल्यू निकालनी है तो क्या आएगी, आई टी। सर क्यू इक्वल्स टू आई टी, ये भी आपने पढ़ा होगा। अच्छा, क्यू का आप लोगों ने एक और फॉर्मूला पढ़ा है, दैट इज एन ई, वेयर एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड ई इज द विच इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। इस ई की वैल्यू क्या है, माइनस 19, पक्का? ठीक है। कूलम, ठीक है भाई, तो उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, अगर मैं बात कर रहा हूँ कि मेरे पास जो करंट है बहुत ही छोटा है नीरज, है ना, तो मतलब जैसे इंस्टेंट की बात आ गई तो क्या लगेगा उनके आगे, डी, है ना, तो डी क्यू बाय डी टी भी हो सकता है करंट, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। तो एक फॉर्मूला आयुष ये हुआ। अच्छा, अगर करंट थोड़ा बड़ा है और अगर टाइम के साथ बार बार चेंज हो रहा है तो डेल्टा टी, विच मीन्स आई इक्वल्स टू डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। अच्छा, इतना तो मैथमेटिक्स बच्चे को आता है कि सर अगर मैं आई डी टी इधर लेके गया तो ये किसके इक्वल मिलेगा आपको, डी क्यू के। अब फिजिक्स वाले कहते हैं कि मुन्ना आप इसे इंटीग्रेट कर दो पूरा, है ना। यहाँ पे आप ले लो लेट अस से T1 से T2, और इसे क्या लेंगे, Q को Q1 से Q2, जो भी आपका चार्ज हुआ है Q1 से Q2। तो ये आपको बोला जाता है कि इसे आप लोग याद करें, जिससे आपका करंट आराम से निकल सकता है, चार्ज निकल सकता है। कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, एकदम बेसिक से हो रही है। ठीक है, चाहे हमारी वीडियो अधूरी रह जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बाद में मैं जोड़ दूंगा, मगर आपको समझ में आना चाहिए। ऐसा ना हो कि बस वन शॉट देखने आया तो बस वन शॉट चल ही रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ठीक। अच्छा, ऐसा यूनिट क्या होती है करंट की, कूलम पर सेकंड। ठीक है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पेयर भी बोलते हैं। किस पे नाम पड़ा ये एम्पेयर, साइंटिस्ट का नाम था एम्पेयर, लास्ट नेम उनका, मिडिल नेम शायद से आर्मी मैडी कुछ करके है, एम्पेयर लास्ट नेम उनका, सर नेम है। तो उधर से हमको क्या मिला, एम्पेयर। डिनोट करेंगे किससे, कैपिटल ए से। और कुछ बचा बताने को? हाँ, डायरेक्शन। करंट का डायरेक्शन हमेशा क्या होगा, ओपोजिट
टू फ्लो ऑफ चार्जेस। चार्जेस से मेरा मतलब है इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन जहां आपके मूव कर रहे हैं, अगर मैं कह रहा हूं कि एक तार है ऐसे और करंट ऐसे मूव कर रहा है उसके अंदर, तो इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करेंगे? बैकवर्ड्स, सारे इधर को मूव कर रहे होंगे, ऑलवेज ऑपोजिट। ये तो तेरे को अच्छे से आता है, इनफैक्ट यही आता है बस, है ना? इसमें कोई दिक्कत की करंट क्या है क्या नहीं, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव इज टाइप्स ऑफ करंट। बहुत सारे टाइप के करंट है, हमने कितने पढ़ने हैं? ये 4 है ना, ब्रॉडली क्लासिफाइड किसमें? इसमें पहला क्या है? स्टेडी करंट। दूसरा क्या है? वेरिएबल करंट। नेक्स्ट क्या है? चार्जिंग करंट इन कैपेसिटर, बताऊंगा क्या है। अगला क्या है? एसी। ये आपका सेपरेट चैप्टर भी, चैप्टर 7, एसी, ऑल्टरनेट करंट। अच्छा, स्टेडी करंट का एक और नाम है, हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट करंट, है ना? कहीं कंफ्यूज हो गए होंगे, सर आपने डायरेक्ट तो पढ़ा है, डायरेक्ट तो है ही नहीं यहाँ पर। स्टेडी मतलब डायरेक्ट, एक ही बात हो गई। इसमें क्या और होता है नीरज? मैग्नीट्यूड चेंज आता है क्या? नहीं आता। डायरेक्शन का चेंज आता है क्या? वो भी नहीं आता। अगर मैं ग्राफ बनाऊं मेरा आई वर्सेस टी का, तो ग्राफ बनेगा कुछ ऐसा, कांस्टेंट वाला। बात समझ में आई? अच्छा, यही अगर बात वेरिएबल करंट की हो रही है, उसमें क्या होगा? अच्छा, वेरिएबल, आप लोगों ने मुझसे एसी पढ़ा है, जानते हैं सर एसी क्या है? ब्लू है, पानी पानी। वेरिएबल और एसी में क्या फर्क है बताओ? बोलो। हाँ, और वेरिएबल में? यार एक एंड्रॉइड फोन को लेना पड़ेगा, ये सपोर्ट नहीं करता सिस्टम। फिर भी एक दूसरा स्टोरेज के लिए, इसमें ही भर गया स्टोरेज, इसका भरता रहता है, फिर वो iTunes से करना पड़ता रहता है मेरे को। तो ये बढ़िया है, जो मतलब एज अ स्टोरेज डिवाइस में उसे यूज करूँ। अरे प्रभु, रहने दो। S24, हाँ S24 ठीक आ रहा है, मेरे दोस्त ने लिया अभी, 40,000 का मिल रहा है उसे। 40,000 भी कम नहीं होते, अच्छा खासा अमाउंट है। नहीं नहीं, 14,000, 1400 इनफैक्ट 1400 का मिल रहा है, ठीक है। वेरिएबल करंट, हाँ बोलो। अच्छा देखो, इसमें क्या है कि डायरेक्शन आपका क्या है? सेम है। मतलब सर अगर आप आई वर्सेस टी का ग्राफ यहाँ पे बनाएंगे तो बनेगा सेम डायरेक्शन में, मगर फर्क क्या है नीरज किसमें? मैग्नीट्यूड का। एकदम करेक्ट। दिस इज नॉट सेम, इट कुड बी लाइक दिस। क्या सेम मैग्नीट्यूड है? क्या कांस्टेंट है? नहीं, मगर डायरेक्शन एक ही है। जैसा भी टेढ़े मेढ़े जा रहे हैं मगर जा रहे एक ही डायरेक्शन में, ठीक। अब बात आती है चार्जिंग करंट इन कैपेसिटर की। इसका अक्सर ग्राफ ही आता है, मैं ग्राफ भी बनवा देता हूँ पहले और समझा भी देता हूँ क्या है। कुछ इस तरह देखो जी, आप लोग ने मुझसे कैपेसिटर वाला चैप्टर ही पढ़ा है। क्या होगा? इधर पूरा पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो गया, इस वाली प्लेट पे क्या चार्ज होगा? नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो गया। मतलब सर इधर प्लस है, इधर प्लस है, इधर प्लस है, इधर माइनस माइनस माइनस। अच्छा, इलेक्ट्रॉन कहां से मूव करेंगे नीरज? बता, करंट का मूव कैसे है? ऐसे। तो इलेक्ट्रॉन्स तेरे पॉजिटिव से नेगेटिव देंगे या फिर नेगेटिव से पॉजिटिव देंगे? एक ही चीज वहां भी गलती कर दी। करंट मैंने इसलिए पहले तो यहाँ बोला कि करंट ऐसे मूव कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहे हैं, जाहिर सी बात है नेगेटिव से कहाँ जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन तेरे? पॉजिटिव की तरफ। यहाँ पे एक काम होता है कि कैपेसिटर आपका चार्ज और डिस्चार्ज। कहने का मतलब ये है कि जब आपके घर के पंखे खराब होते हैं, आपने देखा ऊपर ऐसे सिलेंडर से लगा हुआ है व्हाइट कलर का, है ना? कुछ ऐसा सा होता है सिलेंडर सा, और यहाँ से ऊपर की 2 तारें निकली होती हैं, लाल और काली या हरी काली। तो जब नया आता है पंखा, पया कह रहा था मैं, जब पंखा आपका नया आता है तो उसकी स्पीड अलग होती है, मगर जब उसे महीने हो जाते हैं, कुछ लेटेस्ट से 3-4 महीने, तो क्या होता है? और तेज हो जाती है, कम हो जाती है? क्यों? पंखा तो वही है। मैं कह रहा हूँ अगर मिट्टी जम गई, आपने साफ भी कर दिया अच्छे से, तो फिर भी इतना तेज नहीं होता, क्यों? क्या हो जाता है? पावर नहीं, कैपेसिटेंस। करेक्ट, उसकी एनर्जी स्टोर्ड क्या होती है? कम हो जाती है। बात समझ में आई? तो कहने का मतलब ये है कि लेटेस्ट है कि सर ये 1.5-2 माइक्रोफेराड का था, यूनिट होती है माइक्रोफेराड, ठीक है। मोटर में आपके ज़्यादा वाले लगते हैं, 9, 10, 25 तक भी जाते हैं कभी कभार, इसमें कम लगते हैं। तो आप ये समझो कि ये एनर्जी का घर है नीरज, एनर्जी का घर है, एनर्जी यहाँ रहती है। हमने अक्सर क्या बोला कि एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, इसके अंदर एनर्जी रहती है।
जैसे तूने इसको नया वहाँ पे लगा दिया पुराना हटा के, तो पंखा वापस तेरा तेज हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है ये भी हमारे फोन की तरह चार्ज और डिस्चार्ज हो रहा है। चार्ज कैसे? जो नया वाला आया वो चार्ज आया, जो पुराना है वो लगे लगे क्या हो गया, डिस्चार्ज। अच्छा, अगर इसको आपको चार्ज करके देखना है तो सर हम ऐसा क्यों नहीं करते, पुराना वाला उतारेंगे और जाएंगे ये सॉकेट के अंदर, यहाँ 2 तार घुसाएंगे, चार्ज हो जाएगा। हमारा फोन भी तो ऐसे चार्ज होता है, तो क्यों नहीं हो सकता ऐसा? बोलो। डेंजरस, समझे? डेंजरस। आप लोग देखना कभी यूट्यूब पे वीडियोस, वो यहाँ पे 2 तार लगाते हैं, ठीक है, कुछ सेकंड्स, इनफैक्ट मैं कहता हूँ 2 से 3 सेकंड्स का काम होता है वहां पे, इतने में बंद कर देते हैं। और जैसे ही उन 2 तारों को ऐसे हल्का सा पास भी लेके आते हैं तो उनको वहां पे देखते हैं ज़्ज़, ज़्ज़, और फिर अगर बहुत बड़ा कैपेसिटर है तो उसके और लंबी लंबी निकलती है। जैसे ही पास लाए तो वो स्पार्क होता है बहुत तेज मतलब बहुत ही ज्यादा तेज, क्योंकि वहां आ रहा है 220, आप चाह रहे हो कि वहां से खींच लूं डायरेक्ट, तो सोचो कितनी जल्दी कितना ज्यादा चार्ज इकट्ठा कर लेगा वो, क्योंकि हम थोड़ा सा चार्ज करते हैं वो इतना हो गया। जब नया आता है तो काफी ज्यादा आता है, तभी महीनों तक चलता है पंखा तेज, आया ना? तो ये हरकत ना करना, डेडली डेथ चांसेस है, समझे बात को? होते हैं केसेस, कई केसेस हैं, ठीक है। तो ये बात हुई कि सर ये भी हमारा चार्जिंग करंट इन कैपेसिटर कुछ इस तरह है। हमारा सबसे प्यारा, सबसे इजी और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एसी, ऑल्टरनेट करंट। क्या बोलता है ये? मैग्नीट्यूड चेंजेस कॉन्टिन्यूसली। मैग्नीट्यूड कैसे चेंज होगा? कॉन्टिन्यूसली, बट डायरेक्शन जो है वो चेंज होगी पीरियोडिकली। ये स्टेटमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे 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 पूछता है वाइवा के अंदर आपके कि डिफाइन एसी, तो क्या बोलोगे कि सर ऐसा करंट जो टाइम के साथ फ्लक्चुएट हो रहा है, वो वहां चल जाएगा जहां आपसे पूछा उसने डिफरेंशिएशन बिटवीन एसी एंड डीसी। मगर डेफिनेशन क्या है कि सर एसी एक ऐसा करंट है जिसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है कॉन्टिन्यूसली, बट डायरेक्शन चेंज हो रहा है पीरियोडिकली। करेक्ट करेक्ट। अब आ जाओ, समझो जरा कैसे। कुछ इस तरह काम हो रहा है, प्लस माइनस प्लस। अच्छा, क्या ये बराबर है सारे? हाँ। मगर अगर देखें तो इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, हाँ। अगर ये 20 है तो ये भी 20 है, मगर ये प्लस का और ये माइनस का है, तो सर वो तो चेंज हो रहा है कॉन्टिन्यूसली। पीरियोडिकली मतलब क्या है? बराबर बराबर या बारी बारी, ये मान लो। डायरेक्शन क्या चेंज हो रहा है? हाँ, कि सर फर्स्ट वो कैसे जा रहा है? ऊपर, देन नीचे, देन अगर बात करते हैं तो फिर वापस ऊपर। तो पहले ऊपर गया करंट, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया। तो हाँ, जिस हम लोग क्या बोलते हैं ब्लू पानी पानी वाला करंट, एसी। तो ये आपके क्या है? टाइप्स ऑफ करंट। इनके ग्राफ आते हैं, इसका भी ये ग्राफ है, दिस इज आई वर्सेस टी का ग्राफ, ठीक। बीच में कुछ टाइम दूंगा आपको जहां आपको नोट करने का मौका मिलेगा, वरना मुझे पता है कुछ टाइम बाद क्या होता है, झपकियां लेते हैं ये सारे। चलिए ठीक है, नेक्स्ट वी हैव इज करंट डेंसिटी। ठीक है जी, करंट डेंसिटी क्या है? डेंसिटी क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम, कि कोई चीज कितनी हैवी है, भारी है, कितना गाढ़ापन है, वो सब किस में आता है? इसकी डेंसिटी में आता है कोई भी चीज की। अब वो हमें किसकी निकालनी है नीरज भाई? करंट की निकालनी है। अच्छा, अब तू निकाल रहा है कि कोई चीज कितनी भारी है, तो उसका कुछ ना कुछ एरिया होगा, हाँ या ना? अरे एरिया होगा कि नहीं होगा? बस बस बस। करंट का निकाल रहे हैं तो करंट डिवाइडेड बाय एरिया, बस। द करंट डेंसिटी एट एनी पॉइंट inside a conductor is defined as the amount of charge flowing, पहली बात तो अगेन amount of charge flowing per second through a unit area, ठीक है, यूनिट एरिया यहाँ पे वर्ड आ गया। फिर क्या बोला गया? हेल्ड नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज एट दैट पॉइंट। फॉर एग्जांपल अगर ये तार है और इसमें फ्लो हो रहा है तो नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऐसा होना चाहिए, ठीक है। अगर शॉर्ट फॉर्म में आप लोग मुझसे पूछे कि सर मेरे को समझ नहीं आया, मेरे को शॉर्ट में बता दो, तो शॉर्ट में बात जो ऊपर लिखी है वो यही है कि करंट पासिंग थ्रू पर यूनिट एरिया। गेट लगा दीजिए फटाफट। करंट पासिंग थ्रू पर यूनिट एरिया, ठीक है। एक नोट पॉइंट भी मैंने यहाँ लिख दिया है, क्या लिखा है? करंट डज नॉट चेंज बाय चेंज, करंट डज नॉट चेंज बाय चेंज इन एरिया ऑफ डायरेक्शन ऑफ कंडक्टर। क्या बोला गया इसका मतलब? कि सर करंट जो है आपका वो चेंज नहीं हो रहा, कि अगर आप क्या चेंज कर दो? कंडक्टर का एरिया, करेक्ट, ठीक है ठीक है। डिनोट करते हैं राजा इसे जे से। क्या फॉर्मूला बताया मैंने? आई बाय ए। पढ़ा होगा पहले आप लोगों ने करंट डेंसिटी, नहीं पढ़ा तो अभी पढ़ लो, कोई नहीं, बहुत टाइम है अभी, हफ्ता पढ़ा है पूरे बोर्ड्स के लिए, प्रैक्टिकल के लिए। जे इक्वल्स टू आई बाय ए, ठीक है जी। लिखो इसे फटाफट। वो डेरिवेशन भी आपको यहीं पे करवा देता हूँ मैं, चेक कर लूँ, पढ़िए मेरे पास डेरिवेशन। एक सेकंड दो, मैं को बता रहा हूँ।
देखो समझो, अगले पे है डेरिवेशन। करंट डेंसिटी क्या है समझ नहीं आया तो ऐसे समझो श्वेता कि जो आपका करंट है वो कैसे डिवाइड हो रखा है एक एरिया के अंदर। समझे क्या बोला है हमने कि करंट पासिंग थ्रू पर यूनिट एरिया, जो आपका करंट है कितना करंट कितने एरिया में पास हो रहा है। अरे अगर ये रूम है, यहाँ पे कोई करंट आ जाए तो इस रूम का कुछ एरिया तो होगा। अब ऐसा तो नहीं करंट आएगा और इधर चले जाएगा मैं मर जाऊंगा, नहीं, पहले सिर्फ इधर जाएगा, उसका अगर फैलता है तो वैसे होगा। जैसे आप सोचो गैस लीक हो जाए यहाँ पे, तो धीरे धीरे करके पूरे कमरे के अंदर फैलेगी, पूरे कमरे का डायमेंशन लेगी, क्योंकि पूरे कमरे का एक एरिया है। सेम काम वो करंट करता है, आई बाय ए। ठीक है, ठीक है। दूसरी बात मैंने क्या बोली यहाँ पे कि अगर राजेंद्र को आई निकालना है तो कैसे आएगा बता मेरे को, आई जे इंटू ए, ये एक क्या आ गया फॉर्मूला आ गया। ठीक है, करंट का, करंट डेंसिटी इंटू एरिया। अच्छा, इसी को मैं ये भी कह सकता हूँ कि आई इक्वल टू जे ए कॉस थीटा। दिस इज फॉर कौन सा टर्म, कौन सा फॉर्म, वेक्टर फॉर्म, करेक्ट। अच्छा सर वेक्टर फॉर्म निकाल रहे हो तो क्या स्केलर क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी याद रखना, करंट भी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है। अच्छा एरिया क्या है, वेक्टर या स्केलर? अच्छा एरिया वेक्टर नहीं पढ़ा, पुरानी बहस है इस पे तो। अच्छा टेंसाइल भी होता है कुछ, टेंसाइल वो क्या होता है? अच्छा टेंसाइल क्या, सॉरी टेंसर, टेंसर। चलो देखेंगे अभी आगे, तुम लोग का तो अभी अगर इसमें समझाने लग जाऊँ मैं फिर तो हो गया टाइम। वही बता रहा हूँ ना मैं, तो अब करंट है तो हमने बचपन में क्या पढ़ा है कि सम ऑफ टू स्केलर एंड वेक्टर, या वो उसका सम ये आता है, तो करंट तो यहाँ पे मिल रहा है अपने को फॉर्मूला के अंदर, तो इस पे भी डिपेंड करेगा स्केलर क्वांटिटी है वेक्टर। तो अगर तुमसे कोई पूछे करंट क्या है तो क्या बोलोगे, स्केलर क्वांटिटी। करंट डेंसिटी क्या है, स्केलर क्वांटिटी। बस ज्यादा कंफ्यूज मत हो। अब आती है बात ड्रिफ्ट वेलोसिटी की। आप लोग एक बात सोचो, एक करंट की ट्यूब इमेजिन करो, करंट कह रहा हूं एक तार इमेजिन करो, कर लिया? जो नहीं कर पा रहे वो यहां देखें, कर ली तार इमेजिन। ठीक है, अब मैं क्या कह रहा हूं नीरज, इसके अंदर बहुत सारे क्या होंगे, अगर करंट फ्लो हो रहा है, मैं कह रहा हूं इसके अंदर एक करंट फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में, तो इसके अंदर बहुत सारे क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। सर कोई बड़ी बात नहीं, आपने पढ़ा है, हमने पढ़ा है पहले, इलेक्ट्रॉन होते हैं तार के अंदर, करंट है तो। ठीक है, लेट अस से कि ये जो करंट वाले इलेक्ट्रॉन्स है ये थर्मली एक्साइटेड है। थर्मली वर्ड का मतलब क्या है, हीट से एक्साइटेड है। अगर आप ये सोचो एक तवे को मैं ऑन करूं, गैस ऑन करूं, उसके ऊपर तवा रखूं, उसके ऊपर मैं आपको बिठा दूं, तो क्या करेगा, उठ जाएगा। मैं वापस बिठा दूंगा, फिर वापस बिठा दूंगा, मतलब तो स्टेबल होगा क्या, ये हिलता रहेगा इधर से उधर, हिलता रहेगा, साइड सी बात है। सेम काम ये इलेक्ट्रॉन करेंगे, समझ रहे हैं? इनको हमने थर्मली एक्साइट कर दिया, तो सेम काम ये इलेक्ट्रॉन करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर जरा मैं इसे सही से बनाऊं यहाँ पे डॉट्स के टर्म में, वो आपके लिए इजी रहेगा समझना और मेरे लिए इजी रहेगा समझाना। करंट ऐसे जा रहा है तो मतलब सर यहाँ पे जो बहुत सारे आपके इलेक्ट्रॉन है वो कुछ इस तरह मूव कर रहे होंगे रैंडम डायरेक्शन में, हाँ या ना? कोई यहाँ पे जा रहा होगा, कोई यहाँ पे जा रहा होगा, कोई यहाँ पे, ऐसे ऐसे करके मूव कर रहे होंगे जगह जगह। बिल्कुल ठीक बात है, कोई उसमें वो नहीं है। इसी को हमने क्या नाम दिया, अच्छा जब ये आपस में ओपोजिट कोलिजन हो रहे हैं तो ये ड्रिफ्ट करेंगे, उसी को हमने क्या नाम दिया, उस वेलोसिटी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आओ जरा देखते हैं, इट इज डिफाइंड एज द एवरेज वेलोसिटी। कहने का मतलब क्या है, इन्हीं सब की हमने एक एवरेज वेलोसिटी निकाली with which free electrons in a conductor get drifted in a direction, free electrons in a conductor get drifted in a direction opposite to the direction of the applied electric field। ठीक है जी, अगर आपकी अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस डायरेक्शन में है तो ये ओपोजिट काम कर रहे होंगे। क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें नहीं? उसके बाद एक टर्म यहाँ पे आपके लिए मैं अभी से इंट्रोड्यूस कर देता हूँ, रिलैक्सेशन टाइम। इसका अपने नाम से कुछ लेना देना नहीं है कि सर ऐसा टाइम जो रिलैक्स करता हो, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये बस एक टाइम का लैप्स है। लैप्स भी समझ नहीं आया तो टाइम का क्या है, गैप है। टाइम क्या, बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स एंड चार्ज पार्टिकल। टू सक्सेसिव कोलिजन्स हो रहा है और उनके बीच जो कोलिजन हो रहा है, या फिर आप लोग कह लो क्या कहते हैं, कोलिजन नहीं बोलेंगे, कोलिजन ठीक वर्ड है उसके लिए, दो चार्ज पार्टिकल के बीच जो कोलिजन हो रहा है उसमें जो टाइम गैप आ रहा है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, रिलैक्सेशन टाइम। एंड चार्ज पार्टिकल, करेक्ट, दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में और चार्ज पार्टिकल के बीच में। क्लियर है, ठीक। अब जरा मैं आपको बताऊं ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, तो देखो समझो जरा। देखो पहला केस समझो,
नो पोटेंशियल डिफरेंस, नो पोटेंशियल का डिफरेंस। कहने का मतलब क्या है नीरज पता? पोटेंशियल डिफरेंस कहीं पे लग रहा होगा क्या? नहीं। मतलब सर आपकी जो तार थी वो आप वैसी रख दो, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह है ये मान लो, तो अभी जो इसके अंदर जगह जगह है वो रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? समझने में कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा, अब मैं क्या कह रहा हूं, अगर आपने इनकी इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है, लेट अस से म्यू निकालना है, तो वो क्या आएगा? याद रखना जीरो। क्यों? क्योंकि इनिशियली पोटेंशियल डिफरेंस है ही नहीं कुछ, तो मूव कैसे करेंगे? रैंडमली मूव कर रहे हैं वो बात ठीक है, मगर इनिशियल वेलोसिटी में निकालूं तो कुछ तो है ही नहीं, जीरो फाइनल है वो तो जो मूव कर रहा है, समझा? जीरो से वी गया ना, ठीक। दूसरा केस क्या है नीरज, मैं कह रहा हूं कि अब तेरे पास नो की जगह तो लिख दे यस, मतलब अब क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया। सेम केस है तेरे पास, ध्यान से समझो, बिल्कुल 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 इजी है। अगर ये समझ गया पूरी डेरिवेशन तो को याद हो जाएगी, वैसे करके नीड भी नहीं होगी, देखते ही समझ जाएगा। अब क्या है, देखिए सेम केस है कि सर ये आपके इलेक्ट्रॉन है, ये जगह जगह जो मूव कर रहे हैं, अब यहाँ पे क्या करा, हमने एक पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया। मेरे को लग रहा है जब ये चैप्टर हुआ था तब तो था नहीं यहाँ पे, है ना? नहीं था। पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया, मतलब सर एक दो तार ली और यहाँ पे जोड़ दिया हमने। इतना भी तूने मेरे को पीछे वाली स्लाइड में खुद बताया था कि सर अगर ऐसा काम है, इसका मतलब करंट कहां से कहां मूव कर रहा है? प्लस से माइनस, ऐसे करंट मूव कर रहा है। मतलब इलेक्ट्रॉन्स कैसे मूव करेंगे? ऑपोजिट डायरेक्शन, मतलब सर इलेक्ट्रॉन्स यहां से जा रहे हैं, मतलब यहाँ पे जितने इलेक्ट्रॉन थे क्या अब वो यहाँ पे जाएंगे, हाँ या ना? पेपर के अंदर भी याद रखना, जब इलेक्ट्रॉन बनाओगे तो पहले डॉट बनाना फिर ऐसे बनाना, ठीक? क्या वो इस साइड को जाएंगे? सिंपल सी बात है बस। जो यहाँ पे हमारा जो वीडी आएगा फाइनल वेलोसिटी, दैट विल बी नॉन जीरो। इसी को हमने क्या नाम दिया था? ड्रिफ्ट वेलोसिटी पीछे, समझे? तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इसे निकालोगे कैसे, तो सिंपल सी बात है, क्या आप लोगों ने ये पढ़ा है v इक्वल टू यू प्लस एटी? पढ़ा होगा। कहाँ पढ़ा है? क्लास 11 के अंदर। क्या मैं इससे कुछ हेल्प ले सकता हूँ? क्या वो? अरे 9 में पढ़ा होगा आप लोगों ने, मगर इन जनरल में बात कर रहा हूँ, रिसेंटली 11 में पढ़ा है आप लोगों ने। v इक्वल टू यू प्लस एटी, यू क्या हो गया? मतलब अगर मैं इसे vd कह रहा हूँ तो vd किसके बराबर है? 80 के। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? ठीक है। अच्छा, क्या आप लोगों ने ये पढ़ा है? एज वी नो फोर्स इक्वल टू क्या होता है? ma। अगर मैं इसे डिनोट कर दूं नीरज, तो क्या होगा? vd इक्वल टू, अच्छा कहाँ पे डिनोट करूं बता? चलो मैं देख लूंगा एक बार। हाँ, क्या पढ़ा था आपको मैं? हाँ, फोर्स इक्वल्स टू, हमें क्या बोला था? ma होता है, जाहिर सी बात है। अच्छा एक और चीज हम, इतना अच्छा नहीं है माइक, मैं जानता हूँ ये, ठीक है। हमने क्या बोलता तेरी जल्दी जल्दी, ठीक। एज वी, अब उसने फिर कर दिया टेंट, ये नगाड़ी क्यों बजाते हैं हम यहाँ पे आगे गली में, ठीक। अच्छा, एज वी नो फोर्स इक्वल्स टू ma, जाहिर सी बात है। अच्छा, उससे पहले एक और चीज मैं यहाँ कर सकता हूँ कि vd इक्वल्स टू a टाउ। अब जो मैंने आपको बोला था कि t को मैं किसमें कन्वर्ट कर दूंगा? कैपिटल टी में। यहाँ पे टॉर्क नहीं है, ये क्या है? रिलैक्सेशन टाइम, करेक्ट। अब तूने बात पकड़ ली। अच्छा, तूने ये पढ़ा है फोर्स इक्वल्स टू ma पढ़ा है। अगर इस फोर्स की वैल्यू को मैं QE पुट करूं तो मैं सामने क्या ma पुट कर सकता हूँ, हाँ या ना? बोल। फोर्स इक्वल्स टू QE होता है, E इक्वल्स टू F बाई Q पढ़ा है पहले वाले चैप्टर में, चैप्टर 2 होता है ये फॉर्मूला, ठीक है। तो यहां से F इक्वल्स टू क्या निकल के आया? QE आया। QE इक्वल्स टू ma। अब और कुछ चेंज हो सकता है? मुझे बताओ जरा। हो सकता है, हो सकता है। अच्छा, ये Q यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रॉन ही है। इलेक्ट्रॉन कैरीज कौन सा चार्ज? नेगेटिव चार्ज। मतलब माइनस E, E इक्वल्स टू क्या है? ma है। यहां से A निकाल ले, कितना आएगा? बोलेगा सर E बाई M इक्वल्स टू A। आई एक्सेलरेशन यहां से समझ में? ठीक है। इसी को अगर मैं तुमको यहाँ पे समझाऊं जरा ध्यान से, इस A को मैं VD की जगह रख रहा हूँ, या फिर VD को वो कह ले कि मैं A की जगह रख रहा हूँ, तो क्या आएगा? VD इक्वल्स टू माइनस E, ये इधर चला गया, रिलैक्सेशन टाइम बाय M। बस। क्या क्या? ठीक है। E इज इलेक्ट्रिक फील्ड, या मैं बता देता हूं आपको, वेयर कैपिटल E इज इलेक्ट्रिक फील्ड
स्मॉल ई इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। और कुछ बचा? टाउ बचा। टाउ इज रिलैक्सेशन टाइम, मास इज मास, वीडी इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब बात समझ में आई? देख समझ, फिर से समझ। वी यू टी होता है, यू प्लस ए टी। यहां से यू तो हमने क्या बोला पीछे कि सर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा इनिशियल। तो इनिशियल अगर जीरो है तो ये जीरो हो गई वैल्यू, ठीक है, तो उसे पुट करने की नीड नहीं है। पीछे क्या बचा? एटीटी को कन्वर्ट किसमें करा? टाउ में, रिलैक्सेशन टाइम में। हमने क्या बोला? फोर्स किसके बराबर होता है? एम ए के। फोर्स की वैल्यू क्या होती है? क्यू ई। एम ए को एम ए रखा, यहां से ए निकाल लिया, एम इधर गया तो कुछ ऐसा आया। क्या क्या? क्यों नहीं होता वो मैंने बताया तेरे को, एकदम ठीक है, मगर वो किस लिए है? अगर तेरे को चार्ज निकालना है या फिर नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने हैं, कि तू इसको सब्स्टिट्यूट कर देगा तो कुछ ना कुछ आ जाएगा। उस रेफरेंस में हमने बोला कि एक ऐसा फॉर्मूला चाहिए जहां तेरे को फोर्स भी मिल रहा हो। ये देख, यहां फोर्स मिल रहा है, समझा? तो इसलिए हमने वाला लिया, फोर्स इक्वल्स टू एम ए, बस सब्स्टिट्यूट करा। ए की जगह मेरे को वीडी रखना है तो वीडी मैंने रखा, उसका टी बचता तो टी इधर आ गया। तो ये फॉर्मूला किसका आया? ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। तो पेपर में आता है रिड्यूस द एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो आप लोग ये करके आएंगे, बस आपको नंबर मिल जाएंगे। अलॉन्ग विद ये डायग्राम्स बना देना छोटे छोटे, नीचे वाला या ऊपर वाला। नीचे वाले से ही काम चल जाएगा। क्या चीज? वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है? क्यों? सोच सोच क्यों? बाबा एकदम ठीक बोला है। अच्छा, स्पीड कभी नेगेटिव नहीं होती, पक्का? डी एक्सेलरेशन क्या होता है? अच्छा, रुक जा से बोलने दे। डी एक्सेलरेशन, गाड़ी 100 पे भाग रही है, डी एक्सेलरेट करा धीरे धीरे, 80 50 60, रुक गई जीरो। अब पीछे कैसे जाएगी? रिवर्स में, रिवर्स में भी पॉजिटिव में ही जाएगी, ठीक है। तो स्पीड कान भी नेगेटिव, जब स्पीड नहीं है तो वेलोसिटी कहां से होगी नेगेटिव? स्पीड का तो पापा ही वेलोसिटी है। ये बात समझ में आई? तो फॉर्मूले में यहाँ पे नेगेटिव क्यों आया? इसका आंसर शायद नेगेटिव आया। कहां पे राजू? ये ई आया है इलेक्ट्रॉन की वजह से, नेगेटिव ही लिखा है ना? नेगेटिव ही लिखा है, क्योंकि जो हमने यहाँ पे चार्ज पार्टिकल लिया है वो इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, इसलिए आंसर में नेगेटिव आएगा। आंसर में नेगेटिव आएगा। कई लोग इसे यहाँ पे ई नहीं लगाते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहाँ पे? माइनस ई की जगह वो एन तेरा हो गया कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए, फॉर एन उसके लिए, समझा? कि अगर मैं कह रहा हूँ फॉर एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालना तो एन लगा दे, एकदम ठीक है वो। मगर अगर तेरे को एक ही चीज गिवन है तो ये आ जाएगा। अगर मैं कह रहा हूँ एन वन है तो एन वन के लिए एन टू है, तो इसी को सॉल्व करके इंटू टू कर दे, बात तो वही है। ये नेगेटिव वेलोसिटी की वजह से नहीं आया, किसकी वजह से आया है श्वेता? इलेक्ट्रॉन की चार्ज की वजह से। अगर इसको यहाँ नहीं भी लगाओगे तो भी टीचर समझ जाएगा कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ही होता है, ठीक है। ठीक है, आओ जरा समझो, माइक चल रहा है इसका, ठीक है। देखो सपोज करो आप लोग के पास क्या है भाई, सिलेंडर है, मैं ही बना देता हूँ इससे बेटर। तो क्या है? सिलेंडर आप लोग के पास, ठीक है जी। कुछ लेंथ होगी तो एल होगा, कुछ एरिया होगा तो लेटर से ए होगा। जाहिर सी बात है कि आप लोग ये जानते हैं कि करंट डेंसिटी क्या होता है? एन की बात करते हैं सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और क्या होगा साथ साथ डिवाइडेड बाय उसका वॉल्यूम। अगर एन की बात करते हैं तो सिंपल सी बात है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और साथ में क्या होगा? अच्छा, अगर इसमें भी दिक्कत है तो ये समझो, आई इक्वल्स टू एन होता है ना, एन इक्वल्स टू क्यू ई, एन इक्वल्स टू क्यू ई। क्यू क्या होता है अपने पास? सॉरी कंफ्यूज यार, ये थोड़ा लैग क्यों हो रहा है? मैंने देखा पीपीटी में दिन में भी हो रहा था, या तो हो सकता है पूरी इमेज के चक्कर में हो रहा है, क्योंकि इसको एक इमेज कंसिडर कर रहा है इसलिए। ठीक, Q इक्वल्स टू एन इंटू ई, जानते हैं आप लोग, एन इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे क्या रहेगा आपके साथ में? इलेक्ट्रॉन ई। डेंसिटी है तो नीचे एरिया होता है, तो इसलिए हमने वॉल्यूम की बात करी है, ठीक है ठीक है ठीक है। क्या आप लोग ये जानते हैं आई इक्वल्स टू क्यू बाई टी? इससे क्या हो सकता है? एनी, एनी बाई टी। एनी क्या होता है? एन क्या आएगा बताओ मेरे को जरा। रुक जाओ 2 मिनट, डालने दो इन्हें अंकल जी को, ठीक है जी, अब कर सकते हैं स्टार्ट, कोई शोर नहीं है। ओ यार, ठीक है, आई इक्वल्स टू क्यू बाई टी के चक्कर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा साथ में, ठीक है, इंटू ई, और टाइम तो है ही अपने पास। तो अगर मैं इसको जरा आगे बढ़ाऊं, आगे बढ़ाएंगे तो अपने को यहाँ से क्या मिलेगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर आपने निकालना, एन की जगह अगर मैं पुट करता हूँ तो वॉल्यूम इंटू एन, एन इंटू वॉल्यूम
इंटू इलेक्ट्रॉन, नीचे क्या रखा आपने, टाइम, करेक्ट, टाइम। अच्छा n इंटू वॉल्यूम क्या होगा, बोलो जी। अगर पूरे सिलेंडर की बात करी गई है तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा, एरिया इंटू लेंथ, बच्चों की वाली बात है। ए एल, साथ में क्या है, इलेक्ट्रॉन पड़ा है, नीचे क्या है, टाइम पड़ा है। कोई दिक्कत है इसमें, ठीक है। अगर मैं कुछ ऐसा काम कर दूं कि सर मैं एन को यहाँ पे ले आऊं, अरे यार, एन को यहाँ ले आऊं, ई को यहाँ ले आऊं, और क्या बचा, ये तो वन फॉर आ जाएगा शायद कर लिया है नल्ले वाला, एनएली का फॉर्मूला ले लें। रुक गया, एल बाय टी रखूंगा अगर मैं, एल बाई टी आपका वेलोसिटी बन गया, और ए रहा, और कुछ बचा है क्या, एन हो गया, ई हो गया, ए हो गया, एल हो गया, ठीक है, करेक्ट। एल बाई टी इज वी डी, साथ में क्या है, एन इलेक्ट्रॉन और ए, तो ये पूरा किसके बराबर आया, एक फॉर्मूला आपका, करेक्ट, वीडीएल बाय 2 कैसे? वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, पूरा डिस्प्लेसमेंट पूरा लेंथ ही होगा इसका, तो हेंस तो मैं ये कह सकता हूँ सर एक फॉर्मूला निकल के आया जिसे आप लोग कहते हैं आई डी इक्वल्स टू ई, फिर आपका पास आता है एन और वी डी ए, कुछ इस तरह आपको बुक्स के अंदर ये फॉर्मूला दिखता है, समझे, तो ये आपको आना चाहिए। नेक्स्ट वी हैव इज ओम्स लॉ। ओम्स लॉ आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्या हो रहा है बताओ जरा, क्या होता है ओम्स लॉ, वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर के अलावा, या फिर करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल उसके अलावा। आओ ये जरा समझते हैं ओम्स लॉ। इफ ऑल अदर फिजिकल कंडीशन आर केप्ट कांस्टेंट, द करंट इन अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट। सिंपल सी बात है, इसका मतलब क्या है, हाँ क्या मतलब है इसका, ठीक है, विच मीन्स V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा V अगर ये प्रोपोर्शनलिटी के हटेगा नहीं रहे तो क्या आएगा बता, इक्वल टू और इज इक्वल्स टू, और गलत, कांस्टेंट आएगा ना, तो एक कांस्टेंट आया उसे हमने नाम दिया R और साथ में आया I, इस R को हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट, कौन सा कांस्टेंट, इसे हमने नाम दिया एक रेजिस्टेंस, तो याद रखिएगा श्वेता क्या आया, रेजिस्टेंस R, ठीक। क्या मैं यहाँ से कह सकता हूँ V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R भी है। अच्छा प्रोवाइडेड नेसेसरी कंडीशंस आप लोगों की क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट, तो यहाँ पे बात यहाँ पे ऊपर नहीं लिखी है, यहाँ पे लिख दो कि प्रोवाइडेड अपने को क्या चाहिए, नेसेसरी कंडीशंस, नेसेसरी से मेरा मतलब है फिजिकल्स, रिमेन्स कांस्टेंट, कांस्टेंट, कांस्टेंट। एग्जांपल के तौर पे आप लोग मुझसे कह सकते हैं सर टेम्परेचर, प्रेशर, दुनिया जान की चीजें क्या होनी चाहिए वहां पे, कांस्टेंट। तो टीचर कभी भी आपसे पूछे पेपर के अंदर कि मुन्ना ओम्स लॉ क्या है, तो V इक्वल्स टू आई नहीं कहना, डेफिनेशन बतानी है, और फिर अब आपसे पूछेगा कि ऐसी कंडीशन बता तो कांस्टेंट होती है, तो याद रखना फिजिकल कंडीशन कौन सी टेम्परेचर, प्रेशर वगैरह एक्सेट्रा, इसमें वो राजी हो जाएगा, खुश हो जाएगा, ठीक है। V हम लोग बोलते हैं वोल्टेज, और रेजिस्टेंस की बात हो रही है, रेजिस्टेंस का भी एक ऐसा यूनिट होता है, क्या होता है, ओम, ओम, क्या होता है जी, ओम, ओम और मोह में फर्क है, वो अलग चीज होती है, आगे पढ़ेंगे, कंडक्टेंस है, कंडक्टिविटी है, क्या है, ये बात समझ में आई नहीं आई, ठीक है। अब है अपने पास फैक्टर्स ऑन विच आर डिपेंड्स, फैक्टर्स ऑन विच, जुमरा हमारा पीछे क्या आया, रेजिस्टेंस आया, उस डिपेंड किस पे करते हैं, कौन से होते हैं फैक्टर्स, पूछे आइए जरा, एल पे करेगा, लेंथ ऑफ द कंडक्टर पे करेगा, जाहिर सी बात है, और किस पे करता है, 1 बाय एरिया पे, कि अगर एरिया कम तो रेजिस्टेंस ज्यादा, जाहिर सी बात है। अगर मैं कहता हूं कि मुन्ना इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, अगर मैं कंबाइन कर दूं 1 और 2 को, तो क्या मिलेगा अपने को, R, बोलो बोलो, इज इक्वल्स टू, चलो प्रोपोर्शनल लगा दो पहले, प्रोपोर्शनल टू L बाय चलो क्या लगा दो, लगे नहीं चलो लगा दो पहले, ठीक है, L बाय A, प्रोपोर्शनलिटी के साइन हटेगा क्या आएगा नीरज, इक्वल टू और गलत, कांस्टेंट आता है, इक्वल्स टू, तो क्या मिला अपने को, R इक्वल्स टू रो L बाय A। इस रो को हमने क्या नाम दिया है श्वेता, अच्छा R को हमने क्या नाम दिया था श्वेता, रेजिस्टेंस, इसको हमने क्या नाम देंगे, रेसिस्टिविटी,
रेसिस्टिविटी, या फिर अगर आपको याद है मैंने आपको एक और नाम बताया था, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। ठीक है, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, रो, RHO, रेसिस्टिविटी निकल गया यहाँ से। ठीक है, इतना लिखो पहले फटाफट, फिर आगे क्या अपने पास वैसे रिडक्शन ऑफ ओम्स। तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर सही बताऊं तो इससे ज्यादा दुनिया जहान में कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से मैं आपको करवाऊंगा। आपने सुना होगा एक पंथ दो काज, सुना है? नहीं सुना? आपने सुना है एक तीर से दो निशाने लग गए? यहाँ आप जब इसे सॉल्व करेंगे आपके एक तीर से तीन निशाने लगेंगे, तो इसलिए पहले से करो तभी आएगा। अगर ओम्स लॉ नहीं आता श्वेता, मतलब आपको चैप्टर में कुछ भी नहीं आता, याद रखना इस बात को। डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ, डिडक्शन का मतलब क्या है? डिराइव। तो कहीं को तो यही नहीं आता समझ में, पता नहीं कौन था पिछली बार से। डिडक्शन क्या है? डिडक्शन मतलब है डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ। ठीक है जी, क्या बोला गया सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? क्या ये भी हमने पीछे पढ़ा, फॉर्मूला पढ़ा हमने, हाँ सर, ड्रिफ्ट करंट का कह लो उसे आप, कि ENA/VD। ठीक है, ऑल्सो अगर मैं यहाँ से VD निकालूं तो हम लोग जानते हैं कुछ ऐसा हमको सामान मिल रहा होगा। कोई मुझे बताएगा M कहाँ से आया यहाँ पे? फॉर्मूला में ही था सर, कैसी बातें कर रहे हो, मास होता है, करेक्ट। कहने की बात यह है, अगर इसको इस VD को अगर मैं यहाँ पुट करता हूँ श्वेता, इस VD को, इस गंदे से VD को अगर मैं यहाँ पुट करता हूँ, गंदे से वैल्यू को, तो क्या होगा? आपको कुछ ऐसा एक्सप्रेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है? आपने कुछ नहीं करना, कुछ कटेगा तो है नहीं, बस ये -E और -E कर दो तो माइनस इंटू माइनस प्लस का हो जाएगा। तो E इंटू ई स्क्वायर, छोटा छोटा E का स्क्वायर, N का सर N रहा, A का A रहा, टाउ का टाउ रहा, M का M रहा, और कुछ हमने चेंज नीरज नहीं किया। करेक्ट, इसमें कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं। आओ इस साइड आओ जरा। इस साइड हमने क्या किया है? E स्क्वायर है, N है, A है, और इलेक्शन टाइम में T M भी है, मगर E को मैंने किस में चेंज कर दिया? V/L में। क्या होता है? वोल्टेज अपॉन, हाँ हाँ, वाह, वो भी होगा तुम्हें से कोई एल मोमेंटम, मोमेंटम है, पी होता है मोमेंटम, एंगुलर मोमेंट। मुझे लगा याद नहीं होगा, कह रहा एंगुलर मोमेंट, जेई वाला हूँ इसलिए बढ़िया लगते हैं मुझे जेई वाले, नीट वाले तो। सॉरी गर्ल्स, सॉरी गर्ल्स, सॉरी। ठीक, वी वाई में कन्वर्ट करा? तू बोला तो नहीं मानता मेरी बातों का, है? सीरियसली लेता होगा? बोल 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 बोल। अभी तक आपको तो नहीं चला। तो भाई ये मुझे क्या, ये अपने घर वालों को भी सीरियस नहीं लेता, ना सर को, ना पापा को, ना मम्मी को। किसे लेता है फिर सीरियसली? हैं? बताने वाली चीज नहीं। देखो, कोई तुमसे प्यार क्यों करेगा, है ना? तो सिंपल है। अभी तो वैसे टाइम भी नहीं है, अभी एक्स्ट्रा क्लास का टाइम है, एक्स्ट्रा क्लास का टाइम। ठीक है, ठीक है, ठीक है। कितनी फीस है तुम्हारी? समझो समझो समझो, ये हुआ। ठीक है, ML। अच्छा, ये वाले स्टेप में किसी को दिक्कत है? ये कैसा आया? अगला वाला श्वेता बताएंगी। बोलिए क्या हुआ श्वेता, बोलो बोलो। करेक्ट, वी को हम लोग बस बाहर लेके गए, बाकी हमने अंदर रीअरेंज कर दिया, क्योंकि वी को अगर बाहर लेके गए तो सर ये ML ऊपर जाएगा और ये वाला रेसिप्रोकल होकर नीचे आ जाएगा, तो ये काम हुआ। जाहिर सी बात है, अब ये जो आपको वैल्यू दिख रही है, ये वाली वैल्यू दिख रही है आपको, क्या है? ML/E²NA/T। एक बात बता नीरज, इसमें से कोई वेरिएबल वैल्यू है? मास चेंज होगा? नहीं। लेंथ चेंज होगा? नहीं। इलेक्ट्रॉन वही रहेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज नहीं हो सकते, वही है जितने बताया है। एरिया भी चेंज नहीं होगा, टाइम भी चेंज नहीं होगा। तो जाहिर सी बात है, मैं सर ये कह सकता हूँ कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड डायमेंशन, ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। अगर तू कह रहा है कि सर लेंथ वेरी करेगी, तो एक बात सोच भाई, m अगर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट इनटू किसी समथिंग कांस्टेंट ही हो जाएगा, उस चीज को भी क्या बना देगा? कांस्टेंट बना दिया, तो पूरा क्या है? कांस्टेंट। इस पूरे कांस्टेंट को हमने क्या नाम दिया? r, जिसे आप लोग क्या बोलते हैं? v इक्वल्स टू आर आई, v इक्वल्स टू आर आई, ये v इक्वल्स टू आई आर, वेयर r इज द रेजिस्टेंस। तो अगर आपसे कोई पूछता है रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, तो आप लोग ये भी कह सकते हैं, वो बेहोश हो जाएगा कि क्या बोल के चला गया ये, मगर क्या बोलोगे? एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड डायमेंशन, लगे हाथ। दूसरी बात ये, अच्छा एक और बात यहां से प्रूफ हो गई कि v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i। एक बात प्रूफ हुई हमारी, जो मैं कह रहा था एक तीर से तीन निशान लगा हुआ है। ठीक है, दूसरी बात क्या प्रूफ हुई कि हमने क्या बोला? r क्या है आपका? ऐसे निकल के ये आया पूरा ME²NT/L/A। अगर ध्यान से देखो, अब ये पूरा टर्म भी कांस्टेंट है, अरे है कि नहीं? मैंने क्या बोला? लेंथ चेंज कर देगा, एरिया चेंज कर देगा, मगर ये पूरा टर्म कांस्टेंट है। तो इस पूरे कांस्टेंट को भी मैंने नाम दिया रेजिस्टिविटी। कहाँ पे? पीछे देख, पीछे क्यों नहीं होता? क्योंकि मैंने एक कंडीशन दी थी तेरे को, कांस्टेंट टेम्परेचर एंड डायमेंशन। डायमेंशन चेंज नहीं कर सकता, मतलब लेंथ चेंज नहीं कर सकता ना, जाहिर सी बात है, मगर यहाँ मैंने वो कंडीशन नहीं दी, वरना यहाँ पे लिखता मैं
ठीक है सर, एल भार ए भार, बस इस पूरे को मैंने क्या नाम दिया, जो पूरा यहाँ पे बैठा है महाराज बन के, रो। रो, इसी रो को हम लोग क्या बोलते हैं श्वेता, रेजिस्टिविटी। तो एक फॉर्मूला आपको मिल गया, आर इक्वल टू एल बाई। तो सर एक स्वाद ये आया, एक ये आया, रो की वैल्यू भी हमारी यहां से लग गया, निकल गई। अगर कोई बोलता है कि सिर्फ रो बता क्या है, तो क्या है, एम ई स्क्वायर, एम बाई ई स्क्वायर एन टाउ। क्लियर है जानवी? ठीक, तो ये हमारी तीन चीज में निकल गई। तो याद रखना, जिसको ये डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ नहीं आया, उसको इस चैप्टर के अंदर मैं कह सकता हूं 25% पार्ट तो आया ही नहीं, क्योंकि आगे सब किसकी डेरिवेशन है। डेरिवेशन से मेरा मतलब ये है कि डेरिवेशन तो ये हुई, जैसे ये रेजिस्टिविटी क्या है, जिसको पहले वाली स्लाइड है वो इसको ये समझ नहीं आएगा, जिसको ये समझ नहीं आया वो लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ कैसे बताएगा, क्योंकि ओमिक और नॉन ओमिक कंडक्टर तो वही होते हैं। तो इसलिए फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से समझना, तो ये आपको आएगा। ठीक है, ये हुआ। नेक्स्ट वी हैव इज सम पॉइंट्स रिगार्डिंग ओम्स लॉ। हमने जो बोला, क्या क्या बोला सर, पहली बात कि रेसिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल इज द रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर मेड बाय द मटेरियल व्हिच हैज अ यूनिट एरिया एंड यूनिट लेंथ। एक बात ये, ठीक, क्या बोला है कि रेसिस्टिविटी मटेरियल की क्या होता है, अल्टीमेटली स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ही है, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर मेड बाय द मटेरियल व्हिच हैज अ यूनिट एरिया और एक यूनिट लेंथ। क्या यही होता है, क्या यही होता है, यूनिट एरिया यूनिट लेंथ? ठीक है, ठीक है। फिर हमने सेकंड पॉइंट क्या बोला नीरज, कि रेजिस्टिविटी इज प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, इफ वी टेक डिफरेंट मटेरियल द रेजिस्टेंस विल बी डिफरेंट। बहुत ही ऑब्वियस सी बात है सर, मटेरियल चेंज है तो वो भी अलग होगा, कैसी बातें कर रहे हो। नंबर 3 पॉइंट थोड़ा इंपॉर्टेंट है, रेजिस्टिविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ डायमेंशंस। मतलब यहाँ पे आपके एमएलटी वाला खेल नहीं है। बात समझ में आई, नहीं आई, आ गई पक्का? ठीक है, इंडिपेंडेंट इज इंडिपेंडेंट, हाँ सॉरी यहाँ पे स्पेस आ गया, इसको हम लोग नहीं लगा सकते, ऐसे कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट, क्लियर है? ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। अच्छा, और कुछ बता सकते हो मेरे को उसके बारे में, रेजिस्टिविटी के बारे में, जो हम लोगों ने यहाँ पे सीखा कि सर रो क्या होता है, आर इक्वल्स टू रो एल बाय ए, वो सब कुछ आप लोगों ने सीखा। और कुछ बता सकता है मेरे को कंडक्टेंस या फिर कंडक्टिविटी के रिस्पेक्ट में? बोलो बोलो बोलो, कंडक्टिविटी, और एक और टॉपिक है अपने पास, कंडक्टेंस। कंडक्टेंस को किससे बोलते हैं, बोलो जी। कंडक्टेंस को डिनोट किससे करोगे, जी से, और इसको सिग्मा से, सिग्मा। क्या फॉर्मूला होते हैं नीरज, पता है मेरे को? जी का फॉर्मूला क्या है, 1 बाय, करेक्ट, शाबाश। और ऊपर वाले का फॉर्मूला क्या होगा, 1 बाय रो। बस लिख लो उस बात को, इंपॉर्टेंट है। कंडक्टिविटी को कापा भी बोलते हैं। बिल्कुल ठीक, कापा भी कहते हैं, क्लास में करवाया था ना आपको कापा, बस काफी है। काफी है, काफी है, काफी है, समझे? अच्छा लगा क्या, इनकी ऐसे यूनिट भी कर लेते। इसकी क्या होगी, नीचे वाली की मो, ऊपर वाली क्या होगी, मो पर मीटर, मो पर मीटर, बस ये फर्क है। इसे आप लोग सीमेंस भी कहते हैं, याद होगा, सीमेंस। ओम इनवर्स भी, एकदम ठीक बात, क्योंकि ओम का ही उल्टा आपने लिखा है। डन है मामला, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट, अब आपके पास क्या है, लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ की क्या है लिमिटेशन या ड्रॉबैक्स, कहां कहां ओम्स लॉ चला, कहां कहां नहीं चला, करेक्ट। तो पहली बात तो ये सर कि ओम्स लॉ इज नॉट वैलिड फॉर सेमीकंडक्टर्स एंड एट हाई टेम्परेचर फॉर अ कंडक्टर। मतलब सेमीकंडक्टर्स के लिए वो वैलिड नहीं है, और एंड हाई टेम्परेचर फॉर अ कंडक्टर के लिए वैलिड नहीं है। अच्छा, ओमिक कंडक्टर्स होते क्या है नीरज, तो ये कह सकते हैं कि विच फॉलोज ओम्स लॉ, करेक्ट। अच्छा, नॉन ओमिक कंडक्टर क्या है, विच डज नॉट फॉलो तुम्हारा ओम्स लॉ, जाहिर सी बात है। सेमीकंडक्टर्स में ऐसा कुछ नहीं है। अगर मैं आपको ग्राफ बना के दिखाऊं तो ओम्स लॉ का ग्राफ आपको कैसा बनता है, वी वर्सेस आई का, करेक्ट, लीनियर बनता है हमेशा। तो याद रखना, ओम्स लॉ में ओमिक कंडक्टर का ग्राफ आपका कैसा है, लीनियर। मगर अगर यही बात नॉन ओमिक में आती है, यहाँ पे आपका ग्राफ बनता है क्या, नहीं। तो नॉन ओमिक में आपका ग्राफ है ही नहीं, ये बात मान के चलना, देगा ही नहीं, क्योंकि फॉलो नहीं करा तो ग्राफ कैसे देखें। सेमीकंडक्टर में करता है थोड़ा थोड़ा, मगर क्या बोले गया, हाई टेम्परेचर पे हम लोग देखेंगे क्या होगा। सेमीकंडक्टर ग्राफ आपको कुछ इस तरह बनता है नीरज, नीरज नीरज नीरज, कुछ इस तरह,
ठीक, इधर क्या है तेरे पास, इधर वोल्टेज ले ले, इधर आई ले ले, इधर आई ले ले, वी आई ग्राफ माइक्रो एम्पेयर में, क्योंकि बात हो रही है सेमीकंडक्टर की, माइक्रो एम्पेयर में, समझे। तो कुछ इस तरह का यहाँ पे ग्राफ बन रहा होता है सेमीकंडक्टर में, आता ज्यादातर इसका है, आता ज्यादातर ओम्स लॉ का है। नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास आता है इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी क्या है। तो मोबिलिटी वर्ड का मतलब क्या है, मोबाइल, मोबाइल से आता है वो वर्ड। क्या होता है मोबिलिटी का मतलब, समझो जरा। इट इज द एबिलिटी ऑफ अ चार्ज पार्टिकल टू मूव थ्रू अ मीडियम इन रिस्पॉन्स टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज पुलिंग देम। कहने का मतलब क्या है सर, कि एक एबिलिटी है, एक शक्ति है जानवी, किसकी, एक चार्ज पार्टिकल की, टू मूव थ्रू अ मीडियम, ठीक है, इन रिस्पॉन्स टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज पुलिंग देम। क्लियर है, ठीक है। इसका फॉर्मूला है बड़ा आसान सा, क्या फॉर्मूला है सर, बी डी बाई ई, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मॉड बाय ई। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जैसे मैंने फॉर्मूला लिखा तो कैपिटल ई जिसे कट गया, एक यहाँ पहले से था और एक वीडी के फॉर्मूले में भी आता है। कैपिटल ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, वो कटा, जाहिर सी बात है जो पीछे रह गया वो मेरा फॉर्मूला बन गया। बस इसी के चक्कर में मेरी ऐसी यूनिट क्या बन गई, मीटर स्क्वायर पर वोल्टेज सेकंड। माइनस नहीं आ रहा। कहाँ पे, हाँ वो माइनस भी आ सकता है, मैं कह रहा हूँ ना अगर दिखाऊं ना दिखाऊं आपके ऊपर है, बात वही है, इलेक्ट्रॉन माइनस देगा आपको, ठीक। नेक्स्ट अपने पास आता है टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी। दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट कि टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है। अच्छा हम लोग जानते हैं अगर आपके पास करंट है तो करंट के क्या क्या इफेक्ट होते हैं, मेनली दो। पहला हीटिंग इफेक्ट, अरे अगर आपका पंखा बहुत देर से चल रहा है तो गर्म होगा नहीं होगा, होगा। दूसरा मैग्नेटिक इफेक्ट, जो आपने चैप्टर 4-5 में पढ़ा कि सर अगर करंट की एक वायर है तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनती है। हम लोगों ने सुना भी है कि करंट कैरिंग वायर एक्ट एज अ मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड नहीं, मैग्नेट आसपास तो बनाती है मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे क्या बात हो रही है कि टेम्परेचर डिपेंड किस पे कर रहा है, रेजिस्टिविटी पे। उसमें क्या क्या है, तो सिंपल सी बात है, कंसीडर अ कंडक्टर हैविंग लेंथ L एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A। क्या हो गया, नहीं चल रहा, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, क्या बोला है राजा, एक ये है, एक ये है। अच्छा ये सेम केस है मगर अब क्या करा है, यहाँ पे थोड़ा सा इसको स्ट्रेच कर दिया है हमने, T1 है ये T2 है, इससे फर्क क्या पड़ा सर डेरिवेशन पे, R2 माइनस R1, R2 जाहिर सी बात है 2 में से 1 को माइनस करा जाता है सर डेल्टा निकालने के लिए, डेल्टा R2 माइनस R1 क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है R1 के, जाहिर सी बात है सर बिल्कुल है, क्योंकि रेजिस्टेंस आपका सेम है, सेम ही है, ये दो अलग अलग नहीं है, दो बोथ आर सेम। सेम काम टेम्परेचर के लिए भी होगा, T2 माइनस T1, जैसे ऊपर वाला काम किया आप लोगों ने। अगर मैं दोनों को कंबाइन करके यहाँ पे कुछ निकालने की कोशिश करूं तो सर R1 आपका यहाँ आया और T2 साथ में रहेगा मल्टीप्लिकेशन में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, ठीक है श्वेता, क्लियर है। अब मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि बीच में से सर अगर आपने प्रोपोर्शनलिटी के साइन हटाने तो क्या आएगा नीरज, इक्वल्स टू और एक कांस्टेंट, कांस्टेंट भी यहाँ पे अल्फा ही आया, कांस्टेंट यहाँ पे कौन सा आया, अल्फा आया। बाकी ऑलमोस्ट सेम है सर। अल्फा को क्या कहते हैं, इस अल्फा को हम लोग ने नाम दिया नीरज हम लोगों ने टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी, क्योंकि यहाँ पे हमने दोनों चीजें कंसिडर करी है, पीछे देख, रेजिस्टिविटी भी रो2 रो1, यहाँ पे भी ये काम हो सकता था रो2 माइनस रो1, और रेजिस्टेंस भी। तो ये बात याद रखनी है दोस्तों कि ये अल्फा क्या होता है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। बस यहाँ से आपने रीअरेंज करा, यहाँ से अल्फा बाहर लेके गए तो यहाँ से आपने अल्फा की वैल्यू निकाली R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाय R1 T2 माइनस T1, क्लियर है, ठीक। अब एक क्वेश्चन को हमने नाम दिया था ये वाली क्वेश्चन, जरा घूरो से काम गई ये वाली, कुछ दिक्कत है इसमें, सही है, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसी का हमने यूज कैसे किया सर, R2 के लिए इन दोनों क्वेश्चन को हमने पुट किया R2 के इक्वल R1 प्लस अल्फा R1 आ गया, साथ में T2 माइनस T1, R1 कॉमन निकाला, 1 प्लस अल्फा बचा बाहर तो T2 माइनस T1 था ही, एक और ब्रैकेट आएगा, ठीक है। बस क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये सेम काम रो के लिए भी हो सकता है, क्योंकि हमने क्या बोला, किसी एक के लिए होगा, और लिखा है बीच में, एंड नहीं है बीच में। तो सर रो2 का भी क्या होगा, जैसे R2 है तो रो2 हो गया, R1 है तो रो1, 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1 विल रिमेन सेम, ठीक है श्वेता, इजी। ये डेरिवेशन भी आती है पेपर में, ये डेरिवेशन पेपर में आती है, क्या बोलेगा, डिड्यूस द एक्सप्रेशन या फिर डिराइव द एक्सप्रेशन या फिर एलैबोरेट द एक्सप्रेशन, डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी। ये हो सकता है आपको सिंपल बोल दे, डिराइव दिस अल्फा इक्वल्स टू R2 माइनस R1 बाय R1 T2 माइनस T1। आया नीरज, मैथमेटिक्स से सिंपल इधर से लेके बस कंसेप्ट तो स्टार्टिंग में लगता है थोड़ा बहुत। अब आपके पास है ग्राफ्स, पहले इसमें से जो आपको कीवर्ड्स लिखने लिख लो फटाफट, 3 मिनट की वीडियो है, फुल एफर्ट डाल के अगर संस्कार कर एफर्ट तो मैं भी डालता हूँ, खैर पढ़ ले चुपचाप, टोपी उतार दूंगा तेरी। ग्राफ, ठीक है, ग्राफ थोड़ा इंपॉर्टेंट है चैप्टर के अंदर। क्या क्या है, आर और रो, रो मतलब रेजिस्टिविटी वर्सेस टी, मतलब सिर्फ मेटल्स का भी बनेगा
आर या फिर रो, टी इज टेम्परेचर, टी इज टेम्परेचर, सेम काम आर और रो, टी इज टेम्परेचर, और सेम काम आपका यहाँ पे कैसे कैसे बनेगा मुझे समझाओ कोई। देखते हैं किसको कितना आता है। अपनी अपनी कॉपी के अंदर बनाओ जरा, बनाओ जरा अपनी अपनी कॉपी के अंदर। मेटल्स का तो काफी आसान है, लॉयस का भी काफी आसान है, बनाओ। ठीक है जी, ये एकदम ठीक है। किसने बोला था तुम में से? करेक्ट, वेरी गुड। तू भी जवाब देने लग गया। अच्छा, अलॉयस की जब बात होती है तो आपके पास इंटरनली कुछ होता है, टेम्परेचर, सॉरी वो अपना ये आर और वो, फिर हमारा आगे बढ़ता है काम। अगर यही बात आती है इलेक्ट्रोलाइट की तो याद रखना इसका हमारा क्या है, आर और रो वर्सेस टी, ये टाइम के साथ ही कुछ कम होता है, कुछ इस तरह। सही है, गुड। क्योंकि समझो इलेक्ट्रोलाइट है सर, इलेक्ट्रोलाइट जैसे भी आपको आगे पढ़ाऊंगा मैं, आप लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ा है, H2SO4 पढ़ा है, तो उसका नीचे अंदर चार्ज पड़ा है SO4-2 का, सेम काम हो रहा है अंदर। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ने छोड़िया है बस तेरा है। आइए स्वागत करिए सेल ईएमएफ का, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सेल या फिर ईएमएफ क्या होता है, क्या फर्क होता है श्वेता ईएमएफ में और वोल्टेज में? वोल्टेज में ईएमएफ जैसा कि आप लोग सभी देख सकते हैं इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। जब हायर स्टैंडर्ड्स में जाओगे आप लोग को पढ़ाया जाएगा एमएमएफ, दैट इज मैग्नेटोमोटिव फोर्स। ठीक है, अभी 12th से 11th से इसका कुछ लेना देना नहीं है, तो ध्यान से जरा। ईएमएफ क्या है? ईएमएफ होता है एक सेल इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, मतलब सर ठीक है, वर्क डन ऑन यूनिट चार्ज टू मूव वन कंप्लीट साइकिल इन द सर्किट, टू मूव वन कंप्लीट साइकिल इन द सर्किट। ठीक है, मतलब क्या मैं टी से डिवाइड कर दूं? जी जी हाँ, ईएमएफ इज दिस, ईएमएफ इज दिस, W बाय टी, वर्क डन बाय टी। हाँ जी, डिफरेंस बता रहे थे आप, ईएमएफ वर्सेस वोल्टेज का क्या डिफरेंस है? देखो आपका सेल है, सेल कौन सा सेल? रिमोट का सेल, जैसे टीवी चलाते हो रिमोट का सेल है। जब तक आपने नीरज उस सेल को वहां पे नहीं लगाया, जो पीछे दो वो बने हैं जहाँ पे आप लोग सेल लगाते हैं, वहां नहीं लगाया, जब तक उसके अंदर क्या स्टोर्ड है? ईएमएफ। मगर जैसे ही आपने लगा दिया तो जैसे ही आपका पूरा सर्किट क्या हो जाएगा? कंप्लीट, तो साइकिल जाएगी, चाहे बहुत ही छोटी जाए, तो हेंस वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वोल्टेज में। करेक्ट, तो ईएमएफ और वोल्टेज है एक ही, मगर बस डिपेंड किस पे करता है? इन पे, जो मैंने बात बताई। ठीक है, लिखो इस बात को फटाफट। ठीक है जी, अच्छा और कुछ बोला हम लोगों ने? वर्क डन ऑन यूनिट चार्ज। ठीक है जी, तो वर्क डन ऑन यूनिट चार्ज एक फॉर्मूला आपके पास ये भी आ गया ईएमएफ का। तो न जाने बहुत सारे फॉर्मूले हैं, है ना, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। बहुत सारे दुनिया जान के फॉर्मूले हैं, ये मिलेगा आपको, ये मिलेगा, जहां से आप आराम से काम कर सकते हैं। अल्टीमेटली वर्क डन क्या हो रहा है एक चार्ज के ऊपर, क्या डिपेंड करेगा आपका? ओवर अ कंप्लीट साइकिल। तो हमने टाइम ले लिया। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास आता है इंटरनल रेजिस्टेंस। दिस इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब आप लोग डायग्राम बना रहे होते हैं कुछ इस तरह, तो मैं कह रहा हूं कि अगर तुम्हारे पास एक ये वो है वोल्टेज सोर्स, तो उसके बाद एक छोटा सा आर लगा होता है, और फिर अगर बात करें सर कैपिटल आर लगा होता है, तो वो ये वाला होता है, बड़ा वाला रेजिस्टेंस, और ये होता है छोटा आर। दिस इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस। इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं? इंटरनल रेजिस्टेंस। याद रखना, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है सर? इट इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स। कहने का मतलब ये है, अगर यहाँ पे एक इलेक्ट्रोलिसिस सॉल्यूशन के अंदर मैं यहाँ पे डाल दूं, लेटेस्ट से ये प्लेटिनम है और लेटेस्ट से कि ये जिंक या फिर कॉपर की रॉड है, और यहाँ पे मैंने डाल दिया H2SO4, जाहिर सी बात है सर इन पे +2 चार्ज आएगा, तो अंदर SO4-2 तैर रहा होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इस पे। तो यहाँ पे क्या हो सकता है? इट इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, मतलब इस इलेक्ट्रोलाइट जो हमने यहाँ पे डाला है, इसका क्या रेजिस्टेंस है H2SO4 का बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स, बिटवीन दीज टू इलेक्ट्रोड्स की इनके बीच का क्या रेजिस्टेंस है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरनल रेजिस्टेंस, अंदर वाला रेजिस्टेंस। ठीक है, ये दो चार बातों पे डिपेंड करता है, टू बी मोर प्रिसाइज चार बातों पे। कौन सी? पहला क्या है? डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स, कि इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, बात समझ में आई? दूसरी बात ये कि एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स, इनका एरिया कितना है, और तीसरी बात ये कि कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ये जो आपने डाला है वो डाइल्यूटेड डाला है, कॉन्सेंट्रेटेड डाला है, कैसा डाला है, एक्वस डाला है। अगला क्या है? टेम्परेचर, जो आपने डाला है इलेक्ट्रोलाइट वो किस टेम्परेचर का डाला है, बहुत ज्यादा है, बहुत कम है, माइल्ड है, जो भी है। तो दैट वाज फॉर योर इंटरनल रेजिस्टेंस डिनोटेड बाय स्मॉल r। करेक्ट। नाउ नेक्स्ट वी हैव इज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, कि टर्मिनल पे सर पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? सपोज कर नीरज तू है, मैंने तेरे को ऐसे उठाया और ऐसे कर दिया, अब तेरे दो टर्मिनल है, एक ये और एक ये, मतलब एक सर और एक पाँव। अब मैंने ऐसे जोड़ दिया एक तार से, तो तू क्या बन गया? एक सेल बन गया। अब जैसे तू ह्यूमन बॉडी है, लेटेस्ट से तू ह्यूमन बॉडी है, तो तेरे को करंट लगेगा,
अगर वहां पे कोई सेल है या कुछ रेजिस्टेंस है तो क्या होगा, सर्किट कंप्लीट होगा मगर रेसिस्ट करेगा, सिंपल आपका पूरा सर्किट होगा। आप लोग भी वैसे रेजिस्टेंस पे काम करोगे, मगर ह्यूमन बॉडी की लिमिट है 50 के आसपास, 50 माइक्रोन के आसपास आपको नहीं लगता, उससे कम होना चाहिए, उस पर नहीं लगता। उससे ज़्यादा होते हैं आप फिर ऐसे टिंगलिंग सेंसेशन होती है, फिर बहुत ज़्यादा होता है तो लगता है करंट, फिर आप ऐसे करते हो करंट लग गया। तो चार्ज ट्रैवल कर रहा है ना, चार्ज ट्रैवल कर रहा है, ऐसे है, उसने इसका सोर्स यहाँ पे, करेक्ट, सीरीज कनेक्शन बन गया है तो है ना। वो आपने कौन सी देखी, हैप्पी न्यू ईयर मूवी देखी है, उसमें नाचता है ऐसे ऐसे करके, तो उसमें फिर वो सारे खड़े होके फिर वैसे वैसे करते हैं, सीरीज कनेक्शन, तो यही है, आपस में एक दूसरे को छू, करंट इफेक्ट। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस डिनोट करते हैं वी से, क्या होता है ये, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन फॉर कैरिंग यूनिट चार्ज फ्रॉम वन टर्मिनल टू द अदर ओनली, सिंपल, कि तू ऐसे मैं तो वैसे किया तो सर से लेके पांव तक जाना है, क्या बोला है, वर्क डन फॉर कैरिंग यूनिट चार्ज फ्रॉम वन टर्मिनल टू द अदर टर्मिनल ओनली, क्लियर है, ठीक। क्या रिलेशन है सर बिटवीन ई एंड वी में, यहाँ पे मैंने लिख ही दिया है ताकि काम भी आसान हो जाए आपका भी मेरा भी, कि सर ई इक्वल्स टू आई आर प्लस आर, वेयर आर इज द बड़ा वाला रेजिस्टेंस, छोटा आर इज द इंटरनल रेजिस्टेंस, इजी है, काफी इजी है। इस आई को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे श्वेता, तो आई आर प्लस आई आर हो गया, आई आर को मैं जानता हूँ सर ओम्स लॉ, पीछे पढ़ के आए हैं, वी बना दिया हमने, ठीक है। इस वी को बाहर लेके आएंगे तो ई अंदर आएगा, तो ई माइनस आई आर बना, इसमें कोई दिक्कत किसी को, अगर यहाँ से आई आर निकालना चाहो तो क्या आएगा, ई माइनस वी। अब मैंने क्या बोला कि राजा तेरे को आर निकालना है, इंटरनल रेजिस्टेंस, बोलेगा सर क्या बात कर रहे हो, आई में नीचे भेज दूंगा, ये लो, ये आपका आर आ गया यहाँ से, ई माइनस वी बाई आई, करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। अच्छा क्या आपने पढ़ा है आई इक्वल्स टू वी बाई आर, बिल्कुल पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, तो सर ई माइनस वी, इस आई को मैंने कन्वर्ट कर दिया वी बाई आर में, तो ये कुछ काम ऐसा हो गया, बस इसी को मैंने सबको उठा के यहाँ रख दिया, ई माइनस वी, ई बाई वी माइनस वन इंटू आर, दिस इज द फॉर्मूला फॉर योर इंटरनल रेजिस्टेंस, पेपर में आता है फाइंड करने के लिए, 2 मार्क का या 3 मार्क का, ठीक है, ठीक है। ग्राफ है कैपिटल ई वर्सेस कैपिटल आर का, कुछ इस तरह जा रहा है, कैसे हो रहा है कि जैसे जैसे आपका बढ़ रहा है तो एक टाइम के बाद कांस्टेंट हो जा रहा है यहाँ पे, और सर इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारा था वोल्टेज, वो तो शुरू से ही कांस्टेंट था, तो एट द पॉइंट क्या होगा कि दोनों आपस में मिलेंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वी हैव इज केस ऑफ डिस्चार्जिंग एंड केस ऑफ डिस्चार्जिंग। डिस्चार्जिंग और चार्जिंग में कुछ फर्क नहीं है, ई प्लस आई आर का फर्क है और ई माइनस आई आर का फर्क है, ठीक है जी। तो केस ऑफ चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग आपका टॉपिक है, कुछ फर्क नहीं है, अभी आप लोग पीछे बढ़ गए ये वाला फॉर्मूला कहाँ गया, v इक्वल्स टू ई माइनस आई आर, बस इसी का फर्क है, इसी का फर्क है। क्या होगा नीरज, डिस्चार्जिंग में क्या होगा, v इक्वल्स टू ई माइनस आई आर, इधर हो जाएगा v इक्वल्स टू ई प्लस आई आर, ई प्लस आई आर, बस बस बस, और कुछ फर्क नहीं है। क्या सेल आपका चार्ज और डिस्चार्ज हो सकता है, कैसे, डिस्चार्ज बाय यूजिंग इट, जाहिर सी बात है, चार्जिंग बाय सर्किट नहीं, हाँ ईएमएफ, बिल्कुल ठीक है इसने। क्या आप आपके सेल्स आते हैं वैसे जो आप चार्ज कर सकते हैं, हाँ, जिसे आप लोग क्या बोलते हैं मोहल्ले के अंदर, रिचार्जेबल बैटरीज या फिर नॉट रिचार्जेबल, फिर प्राइमरी सेकेंडरी आ गया आपका। रिचार्जेबल मतलब आपने पहले वो देखा है, जो एक वो आता था ऐसे करके, एक डिवाइस आता था और उसके अंदर क्या होता था, ऐसी स्पेस होता था कि यहाँ पे आप अपने सेल लगा सकते हैं, उसे लोग क्या करते थे, यहाँ से प्लग इन करा उसके अंदर, इसमें लाल कलर की लाइट जली और वो हो सकता है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो आप लोग सेल्स उसमें लगाते हैं अपने रिमोट वगैरह के अंदर, सिंपल सी बात है, वहीं से क्या हो जाएगा, वो चार्ज हो जाएगा, मगर वो सक्सेसफुल इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वो अच्छे से नहीं करता था। यहाँ पे 2-2 3-3 लोग सेल लगा देते हैं, आप बोलोगे सर घड़ी का सेल खत्म हो गया मेरा, घड़ी का सेल लिया यहाँ पे लगाया, यहाँ पे लगाया, प्लस माइनस यहाँ पे भी होता था उसका ऐसे करके, तो वो ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा, तो इसलिए अब क्या बोला कि भाई 18 रुपए का सेल आता है, नया लेके आ जाते हैं, उससे काम हो जाता है। सेम काम आपका फोन का होता है। अच्छा एक और अगर मैं आपको जरा आउट ऑफ कंटेक्स्ट बात बताऊं, क्या चार्जिंग में और डिस्चार्जिंग में दोनों में ही हीट का लॉस होता है, हाँ या ना, हीट लॉस। एग्जांपल के तौर पे जब आप लोग फोन को यूज करते हैं गर्म होता है, मतलब डिस्चार्ज हो रहा है, जब फोन चार्जिंग पे होता है तो भी गर्म होता है, सेम काम, तो मतलब दोनों में ही नीरज क्या है, हीट लॉस, ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप आगे बढ़ सकते हैं, बिल्कुल बढ़ सकते हैं, फिर आते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। अब एक सेल जो था आपने उसको जोड़ दिया कई सारे सेल के साथ, तो क्या होगा, 2 टाइप से होगा, सीरीज में और पैरेलल में। पैरेलल हो सकता है अगले पेज पे, आप जरा पहले सीरीज को देखते हैं। सीरीज में क्या काम है, सिर्फ सिंपल सी बात है, एक सेल ये रहा, वोल्टेज सोर्स जैसे आप कहते हो, और एक सेल ये रहा, दोनों को मैंने आपस में जोड़ दिया, इसका कुछ इवन होगा, इसका कुछ इवन होगा, साइड सी बात है, करंट एक ही जा रहा है, इसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगा R1, इसका कुछ होगा R2, कुछ दिक्कत इसमें नहीं। अगर मैं बात करता हूँ नीरज फॉर दिस सेल की, फॉर E1 की, क्या हुआ, हाँ अब सही, अगर मैं बात करता हूँ इस वाले E1 की,
तो क्या ये क्वेश्चन बन सकती है? बिल्कुल बन सकती है। कैसे? कि V1 में से E1 गया और क्या गया? R1 गया। जाहिर सी बात है सर, V1 में से आपका E1 गया, R1 गया, क्योंकि यहाँ पे कौन सा वाला केस है? डिस्चार्जिंग का। अच्छा, यही केस तेरा E2 में, वहां पे भी डिस्चार्जिंग है, मतलब सर V2 में से E2 गया माइनस IR2 गया। कुछ नहीं करना, ये दो इक्वेशन बनी, बस हम लोग जानते हैं सीरीज के अंदर क्या होता है, वोल्टेज V1 प्लस V2। क्या करंट भी होता है I1 प्लस I2? सीरीज में क्या होता है? करंट डिवाइड होता है। ठीक है, ठीक है जी। V E माइनस I1 दोनों को कंबाइन कर दिया सर, इक्वेशन 1 एंड 2 कंबाइन करी, जो भी आपको कॉमन निकला E1 E2 आपने बाहर निकाला, IR1 I1 हुआ, I आपने बाहर निकाल लिया, वो रहा, इक्वेशन 3 नाम दिया। इसे आप पूरा सॉल्व करेंगे, पूरा सॉल्व करके आपको कुछ ऐसी इक्वेशन मिलेगी, अल्टीमेटली E EQ की एरी, I R EQ की एरी। इसे मैंने बोला क्या है? दिस इज R EQ, दिस इज E EQ। ये रहा, ये रहा, I आपका I रख दिया। इसे आप पूरा सॉल्व करेंगे नीचे, अपना एलसीएम लेके जैसे मर्जी आप लोग सॉल्व करें। एंड में आपको क्या मिलेगा कि E इक्विवेलेंट किसके निकल के आ रहा है? E1 प्लस E2 के। अब आप लोग सोचो, बहुत ही कॉमन सेंस वाली बात नहीं है। एक बात बता नीरज, अगर मेरे को टोटल E इक्विवेलेंट निकालना है, E क्या है यहाँ पे? EMF, एनर्जी नहीं, EMF। अगर तेरे को टोटल EMF निकालना है, क्या तो दोनों को ऐड नहीं करेगा? करूंगा सर, वही निकल के आया देखो। अगर तेरे को टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है, इसका और इसका, तो भी दोनों को ऐड करेगा, बिल्कुल करूंगा। मगर ये किसमें? सीरीज में। अगर बात आती है, अच्छा पैरेलल का आ गया, एक नोट पॉइंट लिख लो जी। क्या कंडीशन है अगर E इक्वल है सभी के? E EQ n टर्म्स है तो n इंटू भी कर देना, जाहिर सी बात है। अगर R EQ है तो उसको भी n से मल्टीप्लाई कर देंगे, फॉर n टर्म्स, फॉर n आइडेंटिकल टर्म्स। यही बात अगर आती है पैरेलल में, सेम काम है सर, डिसिपेशन होगा। अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखें डायग्राम के अंदर, ये लो जी, अरे स्पीकर पे आता वाला जी, स्पीकर होगा भी नहीं होगा, लगा मुझे भी लगा इतनी गंदी तो नहीं है पर मेरी। खैर पैरेलल में है, पैरेलल सीरीज में फर्क, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। I1 I2, E1 E2, R1 R2, इसका कुछ होगा, इसका कुछ होगा, बस सर पैरेलल में काम है। अब देखते हैं क्या होता है। अगर बात होती है V1 की, तो सर क्या होगा? E1 को लेके E1 माइनस IR1, जो पहले काम हुआ, यहाँ से आपने करंट की वैल्यू निकाली, ठीक है। अच्छा, हम लोग आगे बाद में बढ़ेंगे। एक बात मुझे बताओ, क्या करंट अगर ज्यादा है तो ये क्या होगा? क्या आपस में दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है? तो याद रखना कि अगर आपका इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा कम है तो करंट बहुत ज्यादा। लॉजिक की बात है। रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है सर? मुझे ये चीज से रेजिस्ट करना है अपने आप को, फोन से मतलब रोकना है अपने आप को। मैं कह रहा हूँ रेजिस्टेंस बहुत कम है तो करंट तो जाहिर सी बात है ज्यादा फ्लो करेगा। तो इंटरनल रेजिस्टेंस अगर बहुत कम है सर तो करंट बहुत ज्यादा फ्लो करेगा। सेम काम मैंने करा E2 के लिए, इक्वेशन बनाई जैसे सीरीज में किया था, वैसे पैरेलल में किया। इक्वेशन 1 बनी, इक्वेशन 2 बनी। इन पैरेलल हम लोग क्या करते हैं? करंट को जोड़ते हैं। यही बात अगर सीरीज की थी तो सीरीज में हम लोग वोल्टेज को जोड़ते हैं। कहां गया? ये रहा, ठीक। तो पैरेलल में क्या है श्वेता? करंट को जोड़ा। यही से E Q की वैल्यू क्या आई? अब आपने वैल्यू पुट कर दी I1 I2 की, ये वाली। E1 और V1 के बीच में साइन आएगा शायद माइनस। क्या क्या? अरे वो यहाँ पे तुम लोग कर लोगे ना, वो उधर एक्सप्रेशन ही गलत है शायद। कहाँ पे कह रहा है? ये फर्स्ट इक्वेशन E1 माइनस I1 से तो है। नीचे वाला फर्स्ट इक्वेशन जो डबल रहा। अच्छा यहाँ पे, हाँ हाँ अच्छा, अरे नहीं ऐसे नहीं। कहाँ पे कह रहा E1 और था? V1 हाँ सॉरी, हाँ यहाँ पे ना, हाँ ठीक। अब मेरा मतलब ये है कि I1 की जगह आप ये वाली वैल्यू पुट करेंगे, I2 की जगह आप ये वाली वैल्यू पुट करेंगे। इस पूरी वैल्यू पुट करेंगे, आप लोग सॉल्व करेंगे अपना एलसीएम लेके। R1 प्लस R2 उधर गया, पूरा सॉल्व करके आपको क्या मिलेगा? कुछ ये फॉर्मूला, और ये फॉर्मूला अपने याद करना है। याद रखना ये फॉर्मूला किसका है? किसका फॉर्मूला है? E EQ का फॉर्मूला है। E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। अगर R इक्विवेलेंट का निकाले तो वो क्या आएगा? R1 R2 R1 प्लस R2। क्या ऐसा फॉर्मूला आपने बचपन में नहीं पढ़ा? बचपन से मेरा मतलब है क्लास 10th। क्या था पैरेलल का? यहाँ पे बस कैपिटल R होते थे, क्योंकि तब आपको इंटरनल रेजिस्टेंस का टर्म इंट्रोड्यूस नहीं था। R1 R2 बाय R1 प्लस R2। सेम का आपको हो जाएगा n नंबर ऑफ टर्म्स के लिए। मतलब सर E EQ E है, R EQ R बाय L है, सिंपल। बस ये यहाँ पे n लग जाएगा, ठीक। अब बात आती है कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स की। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है। कैसे है सर? सीरीज में बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R1 प्लस R2। तो याद रखना इसमें आपका करंट सेम है और वोल्टेज क्या है? डिफरेंट है। मगर यही बात जब पैरेलल में आती है तो करंट डिफरेंट हो जाता है और श्वेता वोल्टेज सेम हो जाती है। मतलब सर पैरेलल में भी R1 बाय R1 इक्वल्स टू 1 बाय R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। पढ़ा 10th में? नहीं पढ़ा? ठीक है।
आर इक्विवेलेंट कुछ ऐसा आ जाएगा, यही से आया है, ठीक है। अब आते हैं किरचॉफ भाई साहब, पढ़े आप लोगों ने किरचॉफ रूल पढ़े, नीरज पढ़े? बस केवीएल केसीएल दो होते हैं, सुन ले मेरी बात, कौन से होते हैं? केवीएल और केसीएल, दोनों के अपने अपने नाम है। केवीएल को बोलते हैं वोल्टेज लॉ, क्योंकि किरचॉफ वोल्टेज लॉ। केसीएल को क्या बोलते हैं? क्यों? क्योंकि किरचॉफ करंट लॉ। एक और नाम है इनके जंक्शन लॉ। जंक्शन लॉ ये क्या बोलता है कि ये क्या बना तेरा जंक्शन, कि यहाँ से 2 गया, यहाँ से 3 एम्पीयर गया, यहाँ से 5 एम्पीयर मिला, ये क्या है? जंक्शन है। जंक्शन कह लो, नॉट कह लो, इसे हम लोग जंक्शन लॉ भी कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि सारे करंट का सम, चलो पढ़ते हैं पहले कि क्या कहता है सर किरचॉफ का करंट लॉ केसीएल, एट एनी जंक्शन द सम ऑफ द करंट एंटरिंग द जंक्शन इज इक्वल टू द सम ऑफ करंट लीविंग द जंक्शन। नहीं समझे क्या बोला है कि सर एक जंक्शन बनाया आपने, ठीक है, मैं कह रहा हूं यहां से गया मेरा 2 एम्पीयर करंट, यहां से गया श्वेता 3 एम्पीयर करंट, और यहाँ पे कितना निकलेगा 5 एम्पीयर से दोनों गए, दोनों मिलकर 5 एम्पीयर निकालेंगे। अब उसने ये बोला जो एंटर कर रहा है जंक्शन में, कितना कर रहा है टोटल एंटर, बता? 5 ही कर रहा है, और 5 ही आउटपुट है, इनपुट इक्वल्स टू आउटपुट, हेंस आपका क्या हुआ? किरचॉफ का करंट लॉ इज इक्वल टू सम ऑफ दिस जंक्शन लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अच्छा कुछ सिग्मा आई भी था क्या, कुछ बताओ मेरे को, सिग्मा आई क्या था, किसके इक्वल होगा सिग्मा आई? छोड़ो, तुमसे उम्मीद लगाना, इस वाले में होगा, इस वाले में होगा पक्का? हाँ ठीक है, चलो किसी को तो कुछ याद है, बाकी तुम लोग तो था उस टाइम पे एस्ट्राइनल तो निभानी पड़ा, केवीएल केसीएल, वाह जी वाह। किरचॉफ का वोल्टेज लॉ आता है केवीएल, इसे हम लोग क्या कहते हैं? लूप रूल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लूप बनता है। सुन ले मेरी बात ध्यान से, देखो टीचर देगा सवाल कुछ ऐसा, चलो यहाँ बना के दिखाता हूँ मैं, सवाल दे दिए तो कुछ ऐसा लेटर से, कुछ ऐसे देखो सवाल दे दिया, अब क्या बोलेगा कि सर लूप रूल लगा रहा हो तो कुछ ऐसे करके दिखाएगा वहां पे कि ये लूप ऐसे बन रहा है, जो भी आप देखो कि करंट कैसे ट्रेवल कर रहा है, इधर भी अगर करंट ऐसे कर रहा है, ऐसे कर रहा है, तो उसके हिसाब से भी आप लूप बनाओगे, अपना प्लस माइनस उन टर्मिनल्स को आप नाम देंगे। तो ये लूप बना, जाहिर सी बात है, इसलिए हमने क्या नाम दिया इसे नीरज? लूप रूल। क्लियर है? नहीं क्लियर मुझे लगा नहीं आया, पक्का आया? पक्का पक्का कुछ मतलब कंसेप्ट आया, क्वेश्चन तो कराऊंगा, कंसेप्ट आया क्या है? ठीक है, ये क्या बोलता है कि अलजेब्रिक सम of charges in potential around any closed loop involving resistors and cells in the loop is zero, which means summation of voltage equals to zero। ठीक है, ठीक है। अब आपके पास इंपॉर्टेंट रूल्स क्या बोले गए कि अगर आपका जो पाथ का डायरेक्शन है इज इन द, क्या कहते हैं उसे, डायरेक्शन ऑफ करंट, तो आपको क्या मिलेगा? माइनस का IR, जिसने भी हमने उल्टा लिख दिया, ठीक है एकदम। अगर जो आपका पाथ का डायरेक्शन है, जो आपका एरो है, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है करंट के, तो क्या है? पॉजिटिव का IR। ठीक है, सेम काम आपके सेल के लिए है। अगर हम लोग देखते हैं सेल के रेफरेंस में क्या है कि एरो द टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, व्हिच मींस प्लस से अगर आप लोग माइनस की तरफ जा रहे हैं, जो आपका पाथ है फॉलोड क्या है? प्लस से माइनस की तरफ, तो आपका क्या है? माइनस का ई। सेम काम है आपका, अगर आप लोग नेगेटिव टर्मिनल से टुवर्ड्स पॉजिटिव जा रहे हैं, तो आपका पाथ का क्या होगा? प्लस ई, EMF। क्लियर है? लास्ट का टॉपिक बहुत ही आसान, व्हीट स्टोन ब्रिज। ठीक है, काफी सारे टॉपिक थे पहले आप लोग के पास, मीटर ब्रिज था, और एक और चीज थी मेरे को जहां तक याद है ना, एक और था मेरे को याद नहीं उसका नाम, मगर वो सारे अब कट चुके हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको क्या आना चाहिए? व्हीटस्टोन ब्रिज, मोस्ट इजी, सबसे आने वाला टॉपिक। आइए जरा देखते हैं क्या बोला गया है। व्हीटस्टोन ब्रिज इज एन अरेंजमेंट ऑफ 4 रेजिस्टर, मतलब कितने रेजिस्टर है? 4 है। पहली बात तो इन द फॉर्म ऑफ अ ब्रिज यूज्ड फॉर मेजरिंग अननोन रेजिस्टर्स, यूज्ड फॉर मेजरिंग वन अननोन रेजिस्टर इन टर्म्स ऑफ अदर 3 नोन रेजिस्टर। मतलब क्या होगा? आपको 4 है टोटल, 3 पता है और एक क्या है? अननोन है, वो आपने बताना है कितना है। किस प्रिंसिपल पे काम करता है? इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ रेजिस्टेंस एंड व्हेन गैल्वेनोमीटर शोज आपका नल डिफ्लेक्शन, व्हिच मींस इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नल डिफ्लेक्शन। आओ जरा देखते हैं कैसे काम है, सिंपल सी बात है। व्हीटस्टोन ब्रिज बच्चे को बनाना आता है, जिसको नहीं आता, जिसको नहीं आता वो क्या करे? सीख ले, बिल्कुल ठीक, जिसको नहीं आता वो सीख ले, अभी भी टाइम है। कहीं भी बना दो, ऐसे चाहे ऐसे बना दो, चाहे ऐसे बना दो। ठीक है जी, यहाँ पे मैंने आपको दे दिया एक सर्किट, ये ले मुन्ना, ये प्लस माइनस से कनेक्टेड है, बस बस बस।
अब इसके डेरिवेशन पेपर में आती है, डेरिवेशन अभी हम लोग कवर नहीं कर रहे, सिर्फ इंपॉर्टेंट काम है, कंसेप्ट सीख रहे हैं। यहाँ पे आपका अलग अलग दोनों लूप बनते हैं, लूप लॉसेस की पूरी डेरिवेशन होती है केवीएल केसीएल से। क्या बोला इंग्लिश, क्या है, 4 रजिस्टर हैं, मतलब से पहली बात तो कितने रजिस्टर है टोटल, 4। ये आता है या नहीं आता, तो पहले बता, सुन ले अब ध्यान से। R1 R2 R3 और R4, 4 हुए, 3 नोन है। मैं कह रहा हूँ लेटेस्ट से R1 R2 और R3 में को नोन है, मतलब सर R1 R2 R3 क्या है, नोन है, मतलब अननोन कौन सा हुआ, R4। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को। R4 आपका क्या है, दिस इज अननोन। अब लेटेस्ट से इनका 1 ओम है, 1 ओम है, 1 ओम है रेजिस्टेंस, इसका हमें नहीं पता। जो आपने अपना मॉडल दिखाया था उसके अंदर क्या था, जो आपके सेम कलर वाले थे, स्किन कलर वाले, वो सेम रेजिस्टेंस के थे। मगर अगर बात ये है कि ये आपका जो वो है, क्या कहता मैं, क्या पढ़ रहा था, बीट्स ऑन ब्रिज। हाँ, अगर आपका ये अननोन है, मतलब इसका जो आपका रेजिस्टेंस है लेटेस्ट से 2 ओम है, 4 ओम है, तो उससे फर्क पड़ेगा। बात समझ आई। अब एक कंडीशन आती है कि इसे आपने बैलेंस करना है ना, कि आपने क्या करना है, इसे बैलेंस करना है। मुझे ये बताओ सर कि मुझे इसे बैलेंस करना है व्हीटस्टोन ब्रिज को, तो कैसे काम होगा। अब बैलेंस कैसे करें, देख पहली बात हमने क्या बोली कि ये बीच में क्या लगा है, गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या काम करता है, स्मॉल करंट को आइडेंटिफाई करता है, डिटेक्ट करता है, एम्पेयर से डिफरेंट, एम्पेयर बड़ा करंट करता है, ठीक है। ये आपने लगाया बीच में गैल्वेनोमीटर, ठीक है, आई गया इधर से भी आई गया, ठीक है जी, अरे रुक तो जा, आई बन गया, इधर से मैं कह रहा हूँ आई ही गया, और इधर से गया आई माइनस I1 यहां से, ठीक है। सेम इधर से यहां से आई जा रहा है, इधर से आई माइनस I1 जा रहा है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हर एक को आ जाएगा। अब बोला क्या है, जब करंट सर यहाँ पे गया होगा तो वो कुछ ऐसे ट्रेवल करता है यहाँ से बीच में से, ऐसा तो है नहीं कि यहाँ से यहाँ चल जाएगा, बीच में तार लगी है, वो तार शॉर्ट थोड़ी है, बीच में कुछ लग रखा है, तो इसके अंदर क्या होगा, सुई हिलेगी नहीं हल्की हल्की, अगर अनबैलेंस्ड है तो। श्वेता, हमने क्या बोला, किस प्रिंसिपल पे काम करता है, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नल डिफ्लेक्शन। नल डिफ्लेक्शन, इसका मतलब ये है कि सर नल का मतलब होता है जीरो, एम्प्टी, मतलब जब ये हिलना बंद कर दे इसकी सुई, तब हमारा ये पूरा जो वो है क्या है, बैलेंस है। याद आ गया, आता था मीटर ब्रिज, एक था आपका पोटेंशियोमीटर, वो आता था पेपर में, वो सब कुछ कर चुका है। तो जब इसकी सुई हिलना बंद कर दे तो वो क्या है, बैलेंस्ड है। तो उसकी कंडीशन होती है अपने पास, कंडीशन क्या होती है सर, कंडीशन होती है R1 by R2 इक्वल्स टू R3 by R4। शाबाश शाबाश शाबाश। कई प्यारे क्या करते हैं, इनका लिख देते हैं, वो भी ठीक है, मगर आपका गैल्वेनोमीटर फिर ऐसे कर देना, ऐसे लगा देना सीधी लाइन में, ठीक है। तो याद रखना ऑपोजिट्स, ऐसे आप लोग PQRS भी बोलते हैं, ABCD बोलते हैं, तो कुछ नहीं करना अपने को, क्या करना है सिर्फ और सिर्फ ये निकालना होता है अननोन रेजिस्टेंस, और बैलेंस कंडीशन क्या है, ये वाली R1 by R2 इक्वल्स टू R3 by R4। बस यहाँ पे आपका मैं कहता हूँ व्हीटस्टोन ब्रिज पूरा खत्म हो जाता है, और उसके अलावा कुछ बताने लायक है नहीं, बस ये आता है पेपर में। बस विद दिस हम लोग अपना चैप्टर एंड करते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी।